हाँ जी, इंटर के होनहार स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि आपके लिए सीए इंटर नवंबर 23 के लिए फ्री लेक्चर्स एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फ्री बोला था मैंने, तो कुछ स्टूडेंट ने बोला सर वहाँ पे 1 रुपया शो हो रहा है, 1 रुपीज़। देखो वो एप्लीकेशंस के नॉर्म्स थे, ठीक है। 1 रुपया शो हो रहा है तो आप पे कर दो, नहीं भी पे करो तो उसके लिए मैंने एक अल्टरनेटिव निकाला है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ठीक है, आपको एप्लीकेशन में जाना है, आप सी ए इंटर का कोर्स सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो मैंने यहाँ पे कूपन लगा दिया, जो 1 रुपया है वो भी आपका ऑफ होके 0 रुपया शो हो रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पे व्यू ऑल फ्री कंटेंट, तो इस पर आप क्लिक करोगे, आपको सारे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, या आप कंटेंट में आओगे तो आपको सारा लेक्चर्स ओपन मिलेगा, डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप ऐप पे देख सकते हो। तो सर देखो दो चीज़ें, जैसे मैंने बताया था, यूट्यूब पे एक एक लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट होंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो वो डेली बेसिस पर अपलोड होंगे, बट किसी को इंस्टेंटली क्लासेस देखना है, हर दिन 2-3 क्लासेस देखना है, तो आप एप्लीकेशन पे जस्ट जो एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो डाउनलोड करके आप वहाँ पे क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। कंपनी लॉ फुल अपडेट है वहाँ पे, ठीक है। अमेंडमेंट जो होंगे वो मैं लास्ट में कवर कर दूंगा। जहाँ तक अदर लॉ की बात है, जनरल क्लॉज अपडेटेड है, तो आराम से अभी 60-65 लेक्चर्स है, उसको कंप्लीट करो। रिसोर्सेज की बात करें तो आपको ऐसे मैट लेके बैठना है, मैट लेके बैठो, मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा आपको बुक लेके नहीं बैठने की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ नोट्स बनाते जाओगे। अब जहाँ तक बात रही बुक की, तो चार्ट बुक रिवीजन के लिए और आपका मेन बुक, वो दोनों अपडेट हो जाएगा एप्लीकेशन पे कल या परसों तक। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, जो इंटरमीडिएट के हैं, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो ठीक थे, तो वो अभी एप्लीकेशन पे जस्ट जाके डाउनलोड करो एंड वहाँ से देखना स्टार्ट करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। देखो जो चीज़ मिल रहा है, देखो बहुत सोच समझने के बाद, बहुत मीटिंग करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को लॉ लेक्चर फ्री देना चाहिए। एंड मैं सच बताता हूँ, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो जाओ, जहाँ डाउट्स है आप नंबर भी या डाउट्स भी वहाँ पे चैट बॉक्स पे डाल सकते हो एंड अपनी लेक्चर स्टार्ट करो। थोड़ा भरोसा करो, 10-20 लेक्चर्स तक देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये लेक्चर्स कितने स्मूथली चलने वाले हैं। फाइनल स्टूडेंट्स को पता है कि कितना स्मूथली पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक एंड फुल लेक्चर्स मैंने फाइनल अपडेट किया हुआ था। तो जाओ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड जो भी आपके फाउंडेशन स्टूडेंट्स है, जो भी इंटर में आने वाले, उनके साथ भी शेयर कर लो कि वो भी अपना लॉ को प्रिपेयर करने लगे, बिकॉज फाइनल से लॉ हटा है, इंटर से नहीं हटा। इंटर में कुछ एडिशन होगा फाइनल के, फॉरेन कंपनी एंड ऑल, बट इंटर में टॉपिक्स लगभग कंपनी लॉ का सेम होने वाला है, ठीक है। तो मैंने सब बता दिया, आप जाके अपना यहाँ पे एप्लीकेशन जस्ट डाउनलोड कर लो। दूसरा क्या है सर, इंटर के स्टूडेंट पूछे सर एलडीआर, एलडीआर नाम की चीज़ क्या है। सर एलडीआर बेसिकली लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन बैंक। मतलब आपके पास 600 क्वेश्चन है, तो आप क्या वो 1.5 दिन में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सर ये सेल्फ एनालाइज आईसीए के टेस्ट के बेसिस पे, आरटीपी एमटीपी एनालाइज करने के बेसिस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.5 डेज के लिए, वो मैं एलडीआर में पुट करता हूँ, जो आप क्विक रिवाइज कर सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाईली एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। वो भी मैं अभी लॉन्च करूंगा, उसका प्राइस 49 रुपीज़ होने वाला है पर सब्जेक्ट का। तो उसको डाउनलोड करके आप अपना प्रिंट आउट कर सकते हो, अदरवाइज हार्ड कॉपी भी मिलेगा, तो आप ऑर्डर करके हार्ड कॉपी भी कर सकते हो। एंड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड वो क्वेश्चन क्लियर करो। एग्जाम से पहले मैं गारंटी बोल सकता हूँ 50-60% क्वेश्चन तो वहीं से लगने वाले हैं, ठीक है। तो जो एग्जामिशन एंड पासिंग है आपको बन जाएगा वहां से। तो अभी तक तो आप जाओ, लॉ का लेक्चर्स देखो आराम से, एंड सारे लेक्चर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे ही। यूट्यूब पे वेट करो, एक एक करके अपडेट होगा। इस बेटर कि आप जाओ एप्लीकेशन में, बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। तो आप क्यों वेट कर रहे हो? तो गो एंड वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि कैसा लगा आपको लेक्चर। वहाँ भी बता दो चैट बॉक्स में, यहाँ भी बता दो 5-6 लेक्चर देखने के बाद। चलो, ऑल द बेस्ट। प्रॉपर सब आ गए। हाँ कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं है, आप क्लास में आपको पता होगा। दो बच्चे हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले चलो ठीक है, नोट्स प्लस स्लो चलना है मेरे को थोड़ा। नोट्स प्लस स्लो चलना है मेरे को। आप है लिखते चलो प्लीज, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप है ना लिखते चलो, जो प्रॉब्लम आए मेरे को बताना, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगा। प्रॉपर मैंने हैंड रिटन नोट्स को भी छोड़ के हैंड रिटन नोट्स मैं क्लास में कर दूंगा, एक प्रॉपर बुक बना दूंगा आपके लिए, जो फुल्ली स्टडी मैट होगा। सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, पास्ट ईयर क्वेश्चन होंगे, स्टडी मैट क्वेश्चन होंगे, जो बुक से आपको सारे कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं। ज्यादा रिवीजन पीछे नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी क्या होता है उतना पीछे नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग बताओ, कंपनी बनाने के सबसे पहले आगे कौन आता है? प्रमोटर लाता क्या है? आइडिया लाता है। पर ठीक है, प्रमोटर को हम आइडेंटिफाई कहां से करते हैं?
प्रोस्पेक्टस में नाम होता है और एनुअल रिटर्न में भी उसका नाम होता है। ऐसा कोई प्रमोटर का कोई डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है कि प्रमोटर ये बंदा प्रमोटर है। सिंपल बात, जो आइडिया लेके आया बिजनेस कंपनी बनाने के लिए वो प्रमोटर हुआ, और उसको पता कहाँ करते हैं हम, एनुअल रिटर्न या उसके प्रोस्पेक्टस में नाम होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, प्रीलिमिनरी स्टेप्स करता है। सबसे पहले क्या करता है, गैदर करता है। गैदर क्या करता है, लोगों को। प्राइवेट कंपनी बनाना है तो 2 लोग को, पब्लिक बनाना है तो 7 को, ओपीसी बनाना है तो 1 को, ठीक है। और क्या गैदर करेगा वो, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में लाइक एमओए, एओए और डायरेक्टर ले आ रहा था, डायरेक्टर कंसेंट लेटर सब प्रॉपर, ठीक है। लास्ट में उसके बाद क्या करेगा, नाम डिसाइड करेगा, जैसे हमने एबीसी मिठाई वाला सोचा था प्रीवियस क्लास में। उसके बाद क्या करेगा, डायरेक्ट आरओसी को फाइलिंग करेगा। अब उसके आगे का स्टेप हम आज करते हैं, ठीक है। वहां तक किस किसने लिख रखा था ये बताओ मेरे को। DIR2 कंसेंट लेटर का, डायरेक्टर की कंसेंट लेटर DIR2, ठीक है। किस किसने लिखा था पूरा नोट्स उस दिन, लिखे थे सब कोई, ठीक है। अब उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आराम से लिखते चलना, कुछ नहीं है, चलो। तो किसी को स्क्रीन शेयर करने आता है, मेरे को आइडिया नहीं आईटी का, सर को आता होगा, ठीक है। पूछ लेना, बुला लेना, किसी को स्क्रीन शेयर करनी है, स्टूडेंट बोलेगा। हेलो हेलो, जस्ट वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने पर हेलो सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है, ठीक है। सर एक चीज पूछ, चलो अब उसके आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ बताओ। स्पाइस पार्ट ए फॉर्म, स्पाइस प्लस पार्ट ए वेब फॉर्म होता है ये, मतलब ऑनलाइन जाके फिल करना पड़ता है, ये डाउनलोड करके आप फिल नहीं कर सकते हो। सर स्क्रीन शेयर करने को देखिए, स्क्रीन शेयर हो गया सर, हो गई ना, ठीक है, ठीक है सर। चलो अब क्या है, ज्यादा बड़ा हो गया, कलर दिख रहा है ना, ठीक है। अब क्या करेगा प्रमोटर, हमने क्या देखा, प्रमोटर सारी चीजें कर रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी बनाने के लिए प्रमोटर ही आगे आ रहा है। तो प्रमोटर क्या करेगा, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे आप पढ़ते होगे ना, कंपनी में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, मतलब कंपनी बनने से पहले का जितना एक्सपेंसेस करेगा ना वो कौन करता है, प्रमोटर करता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल सुनो, अभी कुछ लिखना नहीं, जहां से लिखने बोलूंगा वहां से लिखना। आप एग्जाम्पल समझते जाओ, एग्जाम्पल में बोलूंगा यहाँ साइड में करते जाऊंगा, ठीक है। लिखने का पार्ट यहाँ होगा, इससे क्या होगा, अपना नोट्स प्रॉपर बनेंगे, समझने पे ज्यादा फोकस करना। मान लो कंपनी बननी है, अभी कंपनी बनी तो नहीं है अभी, अब कंपनी को बनाना है, तो सिंपल सी बात है, इस कंपनी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेंट का जगह लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप पूरा जगह खरीद लो उसको, अदरवाइज वो रेंट पे ले लो। अब ये प्रमोटर आया, अब ये प्रमोटर को, अभी कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बनने जा रही है, इसको यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। मान लो कि एक प्लॉट ले लिया उसने, वहां पे कंपनी खड़ी करनी है उसको, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए प्लॉट के लिए रेंट एग्रीमेंट तो बनाना पड़ेगा ना उसको। तो इसके लिए जो रेंट एग्रीमेंट आता नहीं, ये सारे क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब रेंट एग्रीमेंट में याद रखना, वो चाहे तो रेंट का एक्सपेंसेस 50,000 पर मंथ कर सकता है,
60,000 पर मंथ कर सकता है। हम ये आगे जाके देखेंगे क्या प्रमोटर उसके एक्सपेंसेस को कंपनी से मांग सकता है कि नहीं मांग सकता, ये सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे धीरे धीरे। तो सिंपल समझो, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हुए, कंपनी बनी नहीं है, बनने से पहले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर कर रखा है ना, या मान लो जैसे आपने बोला था सीए से क्या बात करने के लिए, सीए को बोला कि कंपनी बनेगी, उसके ऑडिट, आरओसी फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न सारे आप करोगे। तो एक पहले क्या हुआ है, कंपनी बनने से प्री कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको कहते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब लिखते चलो। अरे यार पढ़ेंगे, अभी आएंगे, अभी पूरा नोट्स में प्रॉपर देखेंगे एक्सपेंसेस कंपनसेट होंगे कि नहीं होंगे। पहले वही बोल रहा हूं, समझते जाओ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कंपनी अभी बननी बाकी है। ठीक है, कंपनी अभी बननी बाकी है, बनने से पहले जितने जितने कॉन्ट्रैक्ट किया ना इस प्रमोटर ने, मान लो कि रेंट एग्रीमेंट वालों से लैंडलॉर्ड से गया, बोला कि 50,000 का रेंट डन करो, अभी हम कंपनी का प्लॉट ले रहे हैं, इस पे कंपनी खड़े करेंगे। ठीक है, तो कंपनी बनी है क्या, अभी कंपनी बननी बाकी है अभी। तो जितने कंपनी बनने स्टैब्लिश होने से, मतलब बनने मतलब क्या हुआ, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले, जो स्पाइस फॉर्म फाइल करते हैं ना, उससे पहले जितने जितने कॉन्ट्रैक्ट किया ना प्रमोटर ने, उसको कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो लिखो, प्रमोटर में ऑल्सो इंटर, हेलो, हाँ सर ये लिखना कहाँ पर है आपने, इस पे शुरुआत में मस्त लिखना है, उसका आगे नहीं, उसके आगे से लिखना है जहां पे हम लोग प्रमोटर्स के बारे में पढ़ रहते हैं, फाइलिंग विद आरओसी के आगे के पॉइंट्स है सारे, ठीक। लास्ट जितने नोट्स छोड़े थे ना वहां से इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, प्रमोटर में ऑल्सो इंटर इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, एग्जांपल हम यहां करते चलेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर दे। मतलब सिंपल बात, रेंट एग्रीमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई तुम मेरे 2 साल कंपनी के क्या करोगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करोगे, आरओसी फाइलिंग करोगे, सब फाइलिंग करोगे। तो ये सारे कंपनी बनने से पहले क्या हुआ, या मान लो तुम मेरे को भी एडवाइजरी दोगे ना, वो सीए से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया उसने, तो इसको सारे क्या करते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, एक साइड से ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंसेप्ट बना के चलो कि साइड से आप अंडरलाइन कर लो, ये रेंट एग्रीमेंट का एग्जांपल ला सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल डाल लो, रेंट एग्रीमेंट का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट entered by promoters on behalf of company before incorporation। देखो एमसीक्यू चेक करते हो, पहले आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पहले सारा एक्सपेंसेस कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा, प्रमोटर करेगा। देखो कुछ कुछ एमसीक्यू भी कभी कभी पूछ सकता है इसे। ठीक है, और सारे एक्सपेंसेस क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अभी कंपनी बनी नहीं है, बनने मतलब वो कंपनी स्पाइस प्लस फॉर्म सारा प्रॉपर फाइल नहीं हुआ। ठीक है, अब मान लो प्रमोटर ने एक्सपेंसेस कर दिए, मान लो ये रेंट एग्रीमेंट बना लिया कि हाँ ठीक है 1 लाख रुपीज पर मंथ का हमने रेंट एग्रीमेंट बनाया, सुनते जाओ, 1 लाख रुपीज पर मंथ का प्रमोटर ने रेंट एग्रीमेंट बनाया कि भाई कंपनी बनने जा रही है या कंपनी का काम स्टार्ट हो चुका है, हम कंपनी के बेहाफ में 1 लाख रुपए पर मंथ देंगे। अब एक बात बताओ, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, अब क्या हुई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब कंपनी का प्रॉपर फाइलिंग वाइलिंग हो गया, प्रमोटर ने इतने बिहाफ में कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट किए थे। ठीक है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी में, अब एक बात बताता हूं, पहला क्वेश्चन मेरा, क्या प्रमोटर ने सारे कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो कंपनी को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मान लो प्रमोटर ने 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ कंपनी बनने जा रही है, 1 लाख रुपए पर मंथ, 12 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना। अब जब भी रेंट जाते हो रेंट पे रहने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनता है, अब प्रमोटर ने तो इसके बिहाफ में काम किया यहाँ पे 1 लाख का, क्या कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब कंपनी अब बन चुकी है, अब कंपनी बनने के बाद क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, मतलब प्रमोटर अलग कंपनी अलग। अब भाई कंपनी अलग हो गई, कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकती है, कंपनी का कॉमन सील हो गया, नहीं होता 2 डायरेक्टर करते हैं साइन, हमने पढ़ा था। हाँ रिवीजन करते हैं, कंपनी कैसी होनी चाहिए, फीचर्स क्या आते हैं,
चलो T4 एक बार रिवाइज कर लो। C4, अगर C4 डायरेक्ट पूछ दे तो कॉमन सी। चलो ठीक है, तो फीचर्स आ गए। तो टॉप क्लास, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें हमने 2 केस लॉ देखा था। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाला था, क्योंकि सिंपल डिराइव करता है कि जो भी मिला था एग्जेम्पशन पावर वो कंपनी को मिला था, और उसको डिविडेंड मिला तो वो बोलता है भाई ये तो एग्रीकल्चर इनकम डिविडेंड है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि वो तो सेपरेट लीगल एंटिटी हुई कंपनी हमारी वहां पे, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का डिफिनेशन हमेशा याद रखना, फीचर्स कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अब हाँ बताओ, आप याद कर लोगे एग्जाम तक, आप सिर्फ नाम लिख दो, प्रॉपर कंप्लीट पूरा है। आप उसके कंक्लूजन भी लिखते हो ना, देखो एग्जाम में नाम भी याद नहीं आए ना, तो केस लॉ पूरा याद होना चाहिए कि इस केस लॉ में ऐसे ऐसे हुआ था, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है, उसमें टी का केस था, ठीक है, टी में 60-40 होता है। तो एफ गुजरदार बोली कि भाई मेरे को ही तो एग्रीकल्चर इनकम हुआ, बट ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं था क्योंकि उसने डिविडेंड लिया था। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट इनकम होती है ना, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है, ठीक है। तो केस लॉ पूरा ऐसा नाम लिख देना अगर आ गया, और नीचे उसके केस लॉ का रेफरेंस लिख देना, क्या क्या केस लॉ में हुए हैं बातें। चलो ये बात की बात है। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, हमें पता है कंपनी इनकॉर्पोरेट होना क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। अब मेरा पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, क्या कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट करने पड़ेंगे? जो भी प्रमोटर ने कंपनी, ठीक है, एक आंसर मेरे को यहां मिल चुका है, आप लोग बताओ। प्रोमोटर ने यहाँ पे 1 लाख का पर मंथ का एक्सपेंसेस कोट किया लैंडलॉर्ड से। अब मान लो कंपनी, ऐसा सुनो यहाँ पे एग्जांपल, मान लो 1 अप्रैल को प्रोमोटर को आइडिया आया कंपनी बनाने जाना है, सुनते जाओ, ये सब समझने का चीज है, ये सब लिखना नहीं है, समझो। 1 अप्रैल को प्रोमोटर को आइडिया आया कंपनी बनाने जाना है। अब इसके लिए कंपनी बनाना तो जगह चाहिए, इसके लिए इसने 1 मई को किया एक एग्रीमेंट कि एक प्लॉट चाहिए मेरे को, और प्लॉट का रेंट मैं 1 मई से लेके अगला 1 अप्रैल तक दूंगा, जिसपे 1 लाख रुपीस पर मंथ होगा। सुनते जाओ। बीच में 1 अक्टूबर आया, कंपनी बन के खड़ी हो गई, कंपनी इंकॉर्पोरेट हो गई, स्पाइस फॉर्म फाइल हो गया। अब जहां पे कंपनी बन गई, यहां पे कंपनी क्या हो गई, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अपने बिहाफ में अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अब प्रमोटर तुम थोड़ा देर शांत हो जाओ। अब क्या जो प्रमोटर ने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे सारे, क्या कंपनी को लीगली बाइंड हो गया, कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा? तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या कंपनी कर सकती है? ठीक है, तो यहां पे वर्ड है क्या, मे, मतलब मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर यहां पे लिख देता है ना कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी शैल, तो कंपनी को आंख बंद करके उस प्रमोटर का इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था ना, वो एक्सेप्ट करना पड़ जाता। भाई कोई ऑब्लिगेशन, सब ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ता है। प्रमोटर ने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड किया गया, मे, मतलब चाहे तो कंपनी, चाहे तो, क्योंकि कंपनी तो ड्यू डिलिजेंस करेगी। ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है, तुम अगर मान लो मूवी देखने जाना है, तुम 2 हॉल के बीच में ड्यू डिलिजेंस करोगे, यहाँ पे 200 का टिकट है, यहाँ पे 150 का टिकट है, यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पे फैसिलिटी कम है, तुम बेस्ट किस में जाओगे, जिसमें प्राइस कम हो और क्वालिटी बेटर हो। तो कंपनी भी यहाँ क्या करती है, ड्यू डिलिजेंस करेगी। अब तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है ना, तो कंपनी भी देखेगी ना, जो प्रमोटर ने, ऐसा तो नहीं है बस मजाक में 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और प्लॉट इतना बड़ा था बस, तो कंपनी भी चेक करेगी। मतलब यहाँ पे कंपनी का कोई प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हुआ है, कंपनी को मैंडेटरी वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिजिबल लगेगा, प्रॉपर लगेगा, ड्यू डिलिजेंस करेगी, प्रॉपर एनालिसिस करेगी कंपनी, तब जाके कंपनी क्या कर सकती है, में, यस, अडॉप्ट सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंपनी चाहे तो अडॉप्ट कर सकती है वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन किसने किया था, प्रोमोटर्स ने किया था कंपनी बनने से पहले, और चाहे तो नॉट अडॉप्ट सच कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका था सही, प्रोमोटर ने कंपनी के बिहाफ में एक्सपेंस किया था कंपनी बनने से पहले, कंपनी बनने के बाद एक्सपेंस किया तो वो तो कंपनी करेगी ना एक्सपेंस, कंपनी को तो, हाँ, कंपनी के बनने के बाद अगर कुछ एक्सपेंस हुआ तो प्रॉपर जनरल मीटिंग होगा, मीटिंग पढ़ा था हमने, उसके डिसीजन होगा, 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो, 100 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो, ओवर पास होगा, ऐसा पास होगा। कंपनी बनने से पहले की बातें चल रही है, तो कंपनी पे ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कुछ ऐसा। कंपनी चाहे तो अडॉप्ट कर सकती है, कंपनी चाहे तो नॉट अडॉप्ट सच कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये अडॉप्ट कर लिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आएंगे। अभी ये पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है, अभी सिंपल हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी कैसे बन रही है, आइडिया आ रहा है,
सारे कंपनी बनने से पहले इनकॉर्पोरेशन हुआ, फिर हम सेक्शन पे आएंगे 3A प्रॉपर आएंगे अभी। तो ये एक बेस समझना जरूरी है कि कंपनी प्रमोटर आया, कंपनी को उसको आइडिया आया, मेंबर्स ढूंढा, कंपनी बनाया, उस कंपनी बनने से पहले कुछ एक्सपेंसेस किए, क्या एक्सपेंसेस मैंडेटरी प्रोमोटर्स को जो एक्सपेंसेस किए क्या कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमने देख लिया कि मैं है मैंडेटरी नहीं है। अब मान लो कंपनी ने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, ठीक है। ठीक, सुनो पेन चेंज करता हूं। सबसे पहले याद रखना, कंपनी ने अगर कंडीशन एक्सेप्ट किया है ना, तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे ना वो क्या होना चाहिए, एंटर्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी चेक करेगा ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं क्या प्रोमोटर ने कंपनी बनने से पहले किए कि नहीं किए हैं। हो गया। अब सुनो, और सेकंड क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन कंपनी। अब एक बात बताओ, कंपनी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है, बाद में जाके कंपनी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, बाद में जाके कोई केस हो गया, तो क्या कंपनी ये बोल सकता है कि नहीं प्रोमोटर गलती थी, प्रोमोटर समझेगा, नहीं, क्योंकि कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने ये अडॉप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया, और कंपनी ये सारे चेक करके देखा कि कंपनी ने ये सारे एक्सपेंसेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन हुए थे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आगे जाके कुछ भी ऑब्लिगेशन आता है, ये ऑब्लिगेशन किसका होगा, कंपनी का होगा। रीजन क्या था, कंपनी ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो प्रोमोटर ये कंपनी ये नहीं बोल सकता कि भाई ये प्रोमोटर की गलती है, प्रोमोटर पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन कंपनी, सो promoters not be personally liable। ठीक है। अब बताओ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया था तो प्रोमोटर वैसे भी नहीं होता। प्रोमोटर बोल सकता है कि नहीं नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, प्रोमोटर ये बोल सकता है कि नहीं कंपनी ये लायबिलिटी तुम्हारी होगी। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या हमारा कंक्लूजन निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कांट बी enforced by company and doesn't binding on company। ठीक है, ये लिखो पहले, फिर इसको क्लियर करते हैं। और फिर अभी अगर कंपनी अडॉप्ट नहीं करा, पर्सनली लायबल करना पड़ेगा। हाँ, कंपनी ने अडॉप्ट नहीं किया तो भाई प्रमोटर पर्सनली लायबल होगा, क्योंकि कंपनी अब सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, कंपनी ड्यू डिलिजेंस करेगी, कंपनी प्रॉपर एनालिसिस करेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि छोटा सा प्लॉट है उसमें 2 लाख का पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और कंपनी जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने जाएगी, फिर बोलेगा प्रमोटर तुम ही देखो भाई, हो तुमने जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट किए वो तुम लीगली लाइबल हो गए उसके। हम तो अब सेपरेट लीगल एंटिटी हो चुके हैं, अब हम जब सेपरेट लीगल एंटिटी हो चुके हैं तो हम अपने बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम अपना बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जाके क्यों हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें। तो सोच रहे हो, प्रमोटर एक ऐसा आदमी है जिसको आइडिया आया, कंपनी को खड़ा किया, बाद में कंपनी उसको धोखा दे रही है, ठीक है। तो अच्छे के लिए जो करते हैं उसको धोखा मिलता ही है। तो जो उसने जी जान लगा के एमओए ड्राफ्ट किया, एओए ड्राफ्ट किया, मेंबर ढूंढा, सारे फिजिबिलिटी टेस्ट करवाए, सब कुछ टेस्ट करवाए, अब कंपनी बोलती है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो भाई तुम अपना देख लो, हमारे पे ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। चलो, अब आपके पास दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कंपनी ने जितने एक्सपेंसेस किए, मान लो वो तो चलो ठीक है रेंट एग्रीमेंट का एक्सपेंस था, 1 लाख का एक्सपेंस था, कंपनी को लेना है नहीं लेना है वो बात की बात है, बट कंपनी बनने से पहले जो एक्सपेंस हुए थे वो तो प्रमोटर के पॉकेट से गए ना। अब क्या वो प्रमोटर रिम्बर्स कर सकती है? आंसर दो, क्या मान लो प्रमोटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा? अब मान लो कि मैंने क्या बोला था यहां पे, देखो ये देखो, कंपनी यहां पे 1 अप्रैल को बनने जा रही थी, 1 अप्रैल को उसको आइडिया आया, 1 मई को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, 1 अक्टूबर को कंपनी बनी। अब इस बीच में इसने कुछ और भी एक्सपेंसेस किया होगा, लाइक एमओए ड्राफ्टिंग करवाया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्टेंसी ली होगी, इधर कॉन्ट्रैक्ट उधर कॉन्ट्रैक्ट, तो अच्छे खासे इसके क्या लगे, 50 लाख रुपीज लग गए, 50,000 रुपीज लग गए मान लो।
अब क्या ये 50,000 रुपीज रिम्बर्स कर पाएगा? मतलब ये बोलेगा कंपनी को नहीं मेरे 50,000 रुपीज लग गया, मैंने तुम्हें खड़ा किया है, अब तुम्हें को 50,000 रुपीज दो, तो क्या कंपनी देगी इसको 50,000 रुपीज? पहला क्वेश्चन आता है कि मान लो इसने बोल दिया ना, मान लो कि इसने क्या बोला कि मेरे 50,000 रुपीज लग चुके हैं, मैंने अपने पॉकेट से लगा दिया, भाई कंपनी तुम्हें मैंने खड़ा कर दिया है, अब तुम सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुके हो, अब तुम मेरे को 50,000 रुपीज दो, रिम्बर्स कर दो, मैंने तुम्हें खड़ा किया, उसके बदले मेरे को पैसा दे दो मेरे, तो क्या कंपनी बाइंडिंग है इस पे देने के लिए पैसा? बताओ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसी में, देखो ये बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर सेक्शन पे धीरे जाते हैं, 3 है, तो ये बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अब सुनो, हेडिंग लिखो यहाँ पे, ये यहां तक था, इसको फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। प्रोमोटर क्या करता है? एंटर करता है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक अ रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय प्रोमोटर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। अब मान लो कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी में, पहला पॉइंट आना चाहिए, सेल नहीं है यहाँ पे, सेल और में डिफरेंस होता है, सेल में वो एप्लीकेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा कंपनी को, अब यहाँ कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, मतलब कंपनी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लिख देता सेल तो, बट कंपनी में एडप्ट और नॉट एडप्ट, अगर कंपनी ने एडप्ट कर लिया, कंपनी ने कॉमन सील लगा दिया अपना, अब कंपनी ये नहीं बोल सकती प्रमोटर तुम उसके लिए लाइबल होगे, अब कंपनी उसके बिहाफ में क्या होगी, प्रमोटर ने जितने एक्सपेंसेस किए कंपनी क्या होगी उसके बिहाफ में लाइबल होगी। ठीक है, तो मतलब इंटर पहले कंपनी चेक करेगी ये सारे, ऐसा तो नहीं एक्सपेंसेस, हाँ ठीक है। सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन कंपनी, सो प्रमोटर नॉट बी पर्सनली लाइबल। अब कंपनी ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रमोटर ये नहीं बोल सकता कि कंपनी तुम लाइबल हो। अगर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कंपनी ने ड्यू डिलिजेंस किया होगा, प्रॉपर एनालिसिस किया होगा, कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स्ड बाय कंपनी। ठीक है, डज नॉट बाइंडिंग ऑन कंपनी। ठीक है, चलो अब एक हेडिंग लिखो, ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर। मैंने क्या बोला, ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन। ड्यूटीज मतलब क्या होता है, ऑडिटर की ड्यूटी पता क्या होती है, अब जैसे ऑडिटर बनोगे आगे जाके, ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, क्रॉस चेक करना, एविडेंस लेना, ये सब ड्यूटी होती है, नोटिस आता है, मीटिंग में कंडक्ट बैठना, ये सब ड्यूटी होती है, ऑडिट रिपोर्ट देना उसकी ड्यूटी है। ठीक है, तो हम किसके ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन देख रहे हैं, प्रोमोटर की। अब प्रोमोटर की ड्यूटी, ड्यूटी क्या क्या आएगी, देखो ड्यूटी सिंपल सी दो है, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स, बताता हूं उसको, और एक और लिख लो, अब नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, ठीक है, कंपनी ने पहचान नहीं करा। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं, समझो, ठीक था लेकिन और सुन लो भी। ठीक है, मान लो हमने क्या देखा था, प्रोमोटर क्या करता था, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करता था। अब सुनो, प्रोमोटर ने किया रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, प्रोमोटर ने क्या किया, रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट का एग्रीमेंट हुआ कि 1,00,000 रुपीज पर मंथ कंपनी से चार्ज करेगी, जो भी थर्ड पार्टी है, मान लो थर्ड पार्टी हुआ मिस्टर मुकेश। ठीक है, प्रोमोटर ने क्या किया, रेंट एग्रीमेंट किया 1,00,000 रुपीज पर मंथ, जो कि थर्ड पार्टी है, मतलब लैंडलॉर्ड समझो इसको। ठीक है, मिस्टर मुकेश 1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब पता है ये मिस्टर मुकेश कौन था, प्रोमोटर है ना, प्रोमोटर अच्छा भाई, इसका भाई था।
ठीक है, मिस्टर मुकेश। अब प्रोमोटर का भाई था ये। अब मुकेश को बोल दिया प्रोमोटर ने कि देख भाई, तेरे को 1 लाख रुपया रेंट आएगा महीने का, इसमें से काम करना 50K मेरे को दे देना। मतलब प्रोमोटर का नाम रख लो, मिस्टर राजू रख लो, राम रख लो, श्याम रख लो, क्या अनिल रख लो, ठीक है। तो अनिल ने बोला मुकेश को कि हम प्री इंकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रेंट 1 लाख रुपया आएगा, मुकेश तुम्हें 1 लाख रुपया आएगा, उसमें 50K क्या देना, अनिल को दे देना, मतलब मुझे दे देना, और 50K मुकेश रख लेगा। तो सोचो ना, एक तरह से ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। इसीलिए कंपनी पीछे मैंने लिखाया था ना, कंपनी ये सब ड्यू डिलिजेंस करती है, कंपनी सब एनालिसिस करती है। कंपनी चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कंपनी को पता चल गया यार, कंपनी अब सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है, कंपनी में अब डायरेक्टर्स आ चुके हैं, कंपनी में एग्जीक्यूटिव बंदा आ चुका है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है। ऐसा तो नहीं लगता है कि ये ड्यूटी जो है प्रोमोटर कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा हो। सीक्रेट प्रॉफिट का प्रॉपर एग्जाम्पल यही है, रेंट एग्रीमेंट बना, 1 लाख रुपए का रेंट एग्रीमेंट था, मुकेश को बोल दिया कि भाई 50,000 मेरे को दे देना, 50-50 लेना, और ये क्या, इसको कहते हैं हम लोग सीक्रेट प्रॉफिट। या मान लो किसी सीए से ही डील कर लिया, बोला कि 60-40 ले लो ना, तुम 2 साल का ऑडिट करो, 60-40 मेरे को ले लो, 5 लाख का हम ये कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर देते हैं, 5 लाख ऑडिट का बैलेंस शीट का साइनिंग कर देते हैं, 2.5 लाख मेरा, 2.5 लाख तुम्हारा। तो ये ड्यूटीज है। ड्यूटीज क्या है, प्रोमोटर नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। प्रोमोटर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाएगा। ये एग्जांपल लिख लेना, बेस्ट है। मैं क्या बोला, कंपनी अब सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है। अब तुम्हें पता है कंपनी जब सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, कंपनी में एग्जीक्यूटिव बंदा आता है, कंपनी में प्रॉपर एम्प्लॉय आते हैं, कंपनी में डायरेक्टर आते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग होता है, मीटिंग्स होते हैं। तो इस मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, रेंट एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं से नाम आ जाता है, मुकेश जी को पता लगाता है, मुकेश जी पता चलता है कि मिस्टर अनिल जी के भाई लगते हैं। तो एक प्रॉपर इसलिए बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ना ये जो मे वर्ड लिखा है, ये सोच समझ के लिखा है कि चाहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए यहाँ प्रॉपर एग्जीक्यूटिव वाले बंदे एनालिसिस करते हैं, मीटिंग बैठती है कि हाँ करना है कि नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट। तो भाई, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे प्रमोटर को ही बोल देता है कि तुम्हारी ड्यूटीज है, तुमको कमाना नहीं है कोई सीक्रेट प्रॉफिट। तुम इतने प्यार मोहब्बत से मेरी कंपनी बना रहे हो, तो तुम सीक्रेट प्रॉफिट करने के लिए बना रहे हो। तो इसलिए बोलता है कि प्रमोटर को बाद में धोखा मिलता है कुछ कुछ। और क्या बोला, सेकंड ड्यूटी क्या है इसकी, फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है। जो भी एक्सपेंसेस किए, कहाँ के एक्सपेंसेस किए, प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए। फुल एंड फेयर में क्या हुआ, मतलब एक्सपेंस के प्रॉपर इनवॉइस। अब मूवी देखने जाते हो, अब दोस्त को बोलते हो मूवी देख के नहीं आया, आपने 3 मूवी देख ली अभी जाके सिनेमा हॉल में, कश्मीर फाइल सब देख के आ गए आप, ठीक है। अब बोले मूवी नहीं देखा आपने, बट आपके इनवॉइस से पकड़ा जाता है कि हाँ आपने मूवी देखा होगा, या खुद जाके बता रहे हो। तो फ्रेंडशिप निभाना है तो आपकी ड्यूटीज आपको प्रॉपर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेंस मतलब कोई भी प्रमोटर ने एक्सपेंस किए होंगे ना, तो उसके इनवॉइस होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर उसने सर्विस ली होगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिल होंगे। तो प्रॉपर फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर देना है इसको। तो ये सारी ड्यूटीज है प्रोमोटर्स की। ठीक है, अब एक बात बताओ, कंपनी को पता चल गया, देखो पहला क्या बोला, प्रमोटर को बोला कि तुम्हारे साइड से आना चाहिए, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ड्यूटीज है, तुम खुद डिस्क्लोज कर दो, कोई सीक्रेट प्रॉफिट है तो नहीं है, तुम खुद सारे क्या कर दो, फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर्स दे दो। तुमने इतने एक्सपेंसेस किए, फुल एंड फेयर बता दो कि मेरे यहाँ ये एक्सपेंसेस हुए। इफ उसने झूठ बताया तो क्या होगा, फिर प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है और कंपनी को नहीं बताया, कंपनी ने पकड़ लिया, तब क्या होगा। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, ड्यूटीज। अब तुम्हारी ड्यूटीज है, तुम्हें सेल्फ आके एक्सप्लेन करना है। अब तुमने एक्सप्लेन नहीं किया, तुमने सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया और कंपनी को पता चल गया, अब क्या करना है। देखो, इफ एनी सीक्रेट profit made and company comes to know, दिख रहा है यार, बहुत डार्क लग रहा है। If any secret profit is made and company comes to know, then company
मे, देखो मैं फिर वर्ड बोल रहा हूं मे, ठीक है। इफ एनी सीक्रेट प्रॉफिट इज मेड एंड कंपनी कम्स टू नो, कंपनी में cancel the contract and recover the secret profit। देखो दो चीजें, पहले ये लिख लो, दोनों कुछ भी, अगर देखो उसको प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है, तो रिकवर भी कर सकती है। अगर प्रॉफिट उसने अभी तक कमाया नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं आ चुका उसके पास, तो कैंसिल कर खत्म करें, सिंपल सी बात। ये कब होगा, मान लो कि उसको 50,000 जो यहाँ पे मिल रहा था ना मुकेश से, ये मुकेश से 50,000 मिल चुका है इसको, तो बोलेगी भाई कंपनी रिकवर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर कोर्ट कचहरी हम चलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। अगर नहीं इसको मिला होगा अभी तक, मतलब उसके पास पैसा आया ही नहीं है, तो पैसा देगा कहां से वो, तो बोलेगा कैंसिल, आज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तुमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या हो गया, कैंसिल। वॉइड एव इश्यू समझ लो, वॉइड कर लो, हटाओ, कैंसिल करो। तो हमने दो देखा, ड्यूटीज क्या आती है प्रमोटर्स की, कि सिंपल पहले खुद बोल दिया कि प्रमोटर तुम्हें कोई भी, तुम्हारी ड्यूटीज है, रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो समझ लो उसको, तुम्हें कोई भी क्या करना है, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना है। अगर तुमने सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, हमें उस समय तक पता नहीं चला, हमें बाद में जाके पता चला, ठीक है, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। और तुमने जितना भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया होगा ना, जितने टाइम के लिए, मान लो 50,000 एक महीने का है, 6 महीने तक तुमने 3 लाख रुपए कमाया होगा, हम वो 3 लाख तुमसे रिकवर भी कर सकते हैं प्रमोटर। मतलब हमसे भाई तुम शानापनी मत दिखाना, तुम, आई नो तुमने हमें बनाया है, बट तुम सीक्रेट प्रॉफिट कमाने का तुम्हारा ड्यूटीज और रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो दो चीज होता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, और जो भी सीक्रेट प्रॉफिट कमाया होगा उसको रिकवर कर सकते हैं हम। अब एक बात बताओ, हमने ये देख लिया, क्या हमने देखा, ये ड्यूटीज देखा, ड्यूटीज देखा, अब रेम्यूनरेशन के बारे में क्या होगा। मान लो कंपनी बनने से पहले प्रोमोटर ने बोल दिया कि मुझे 1 लाख रुपीस पर मंथ रेम्यूनरेशन मिलेगा। भाई प्रमोटर है, वो 10 लाख लिख दे कंपनी बनने से पहले, 20 लाख लिख दे, तुम ही सोचो, तुम ही कंपनी बना रहे हो, तुम लिख दोगे हाँ कंपनी बनने के बाद मेरे को 20 लाख रेम्यूनरेशन मिलेगा। प्रमोटर ने लिख दिया 1 लाख रुपए रेम्यूनरेशन मेरे को कंपनी देगा, क्या कंपनी को देना होगा। देखो मैंने क्या बोला, दो है, ड्यूटीज एंड रेम्यूनरेशन। अब हम पढ़ रहे रेम्यूनरेशन, ड्यूटीज हमने देख लिया कि नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, और फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, मतलब जो भी एक्सपेंसेस किए होंगे सारे के इनवॉइसेस देने पड़ेंगे, या जो भी बिल्स होंगे सारे बिल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फुल प्रॉपर डिस्क्लोजर। अब मान लो बात है रेम्यूनरेशन की, कंपनी बनने वाला है, कंपनी बन चुका है, अब प्रोमोटर भी कंपनी में काम कर रहा है, तो अपना रेम्यूनरेशन फिक्स कर लिया 1 लाख रुपीस पर मंथ, क्या कंपनी को देना पड़ेगा, राइट टू रिसीव में, या मान लो कंपनी का ऑब्लिगेशन बाइंडिंग है, कंपनी को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा उस प्रोमोटर को। हाँ, तो यहां भी क्या है, रेम्यूनरेशन में है, कंपनी चाहे तो दे सकती है, नहीं दे सकती है। अब सुनो, रेम्यूनरेशन में नो राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन और रिकवर एक्सपेंसेस unless contract for the same after incorporation। ठीक है, तो कोई भी राइट नहीं है भाई तुम्हें रेम्यूनरेशन मिलने का, या तुमने जो भी एक्सपेंसेस किए थे उसको रिसीव करने का, जब तक वो क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन डन नहीं होता। तुम बिफोर इनकॉर्पोरेशन से बनने पहले तुम प्रोमोटर, तुम 20 लाख की रेम्यूनरेशन ले लोगे, हाँ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सिंपल सी बात है ना, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। मैंने क्या बोला, तुम यहाँ पे 1 लाख किया, तुम यहाँ पे 1 करोड़ लिख दो, 1 करोड़ रुपए लिख दो, तुम्हारा रेम्यूनरेशन मिलने वाला है, मिलने वाला है। अब कंपनी बन चुकी है, क्या कंपनी को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा उतना, वो प्रमोटर लायक भी है कि नहीं लायक है,
वही तो मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे रेम्युनरेशन कोई राइट नहीं है कि उसको रिसीव ही होगा रेम्युनरेशन। वो कंपनी देखेगा, क्या बोल रहा हूं, कंपनी को वहां पे मे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से बता रहा हूं कंपनी मे लिखा हुआ है, तो कंपनी रेम्युनरेशन के लिए क्या बोलेगा, देखेगा, चेक करेगा, और जो भी एक्सपेंसेस है उसके बिहाफ में भी देखेगा कि सारे एक्सपेंसेस के जेन्युइन किए कि नहीं किए। मान लो 10 लाख एक्सपेंस किया, कंपनी ने मांगा कि वेयर इज इनवॉइस, अब कंपनी दे ही नहीं पा रहा है इनवॉइस, तो कंपनी बोलेगा हाँ ले लो 10 लाख रुपए अकाउंट से कंपनी के, नहीं ना। तो यही बात है, कोई भी रेम्युनरेशन प्रमोटर पहले फिक्स कर रहा है या कोई भी एक्सपेंसेस पहले निकाल रहा है, उसके लिए कंपनी कोई लाइकली बाउंड नहीं है कि कंपनी को एक्सपेंसेस देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कंपनी कब देगी, जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाए आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाए उसके बाद भाई तुम ले लो। मतलब देखो, प्रोमोटर ने अपना 10 लाख रुपीस फिक्स किया पर मंथ का या पर एनम समझ, चलो पर एनम समझ लो, मतलब छोटी कंपनी थी 10 लाख पर एनम है। अब कंपनी के पास आया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कंपनी बन गई सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये प्रमोटर बोला कि भाई मेरा 10 लाख रुपीस दो पर एनम का, मान लो महीने का मेरा 80,000 रुपीज है। कंपनी बोलेगा कैसे, ऐसा कुछ ऑब्लिगेशन है ही नहीं हमारा, मतलब तुम्हें कोई राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन है ही नहीं तुम्हारा ऐसा। क्या खर्चा करेगा, इनवॉइस देगा, तो मैंने कहा रेम्युनरेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और है पहले रेम्युनरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सपेंस का इनवॉइस का खर्चा दिखा दिया इसने, तब तो कंपनी दे सकता है। दो चीजें देखो, एक तो बोल दिया कि तुम्हें रेम्युनरेशन की कोई राइट नहीं है तुम्हें रेम्युनरेशन मिलने का, मतलब यहाँ प्रोमोटर ने बोला 10 लाख रुपए पर एनम है, मान लो मंथली का 80,000 रुपीज हुआ। अब कंपनी बन चुकी है, 1 अक्टूबर को कंपनी हो गई, बन गई। अब प्रमोटर गया इसके पास, बोला कि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक काम हुआ है। कंपनी बोलेगा मेरे को 80,000 रुपीज पर मंथ दो, ये बोलेगा क्यों दे, बोलेगा कि मेरा रेम्युनरेशन फिक्स हुआ था कंपनी बनने से पहले, ये बोलेगा ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब सिंपल सी बात है, नो राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन जब तक क्या कंपनी बनने के बाद एक प्रॉपर एग्रीमेंट ना बने। मतलब अब जो कंपनी बन गई है ना, तो एक एग्रीमेंट फिर बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट फिर बनेगा, प्रमोटर को फिर बुलाएंगे और प्रमोटर के साथ फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहां पे इसका फिक्स जो होगा ना, ये मिलता है, ना कि यहां पे तो ये भाई ये 10 लाख क्या 1 करोड़ कर देगा, ये कंपनी को देना पड़ेगा, पागल हो गया, कंपनी तो बिक जाएगा ऐसे फिर तो। अब सेकंड क्या बोला आपने, सेकंड बोला कि हाँ एक्सपेंस किए तो इनवॉइस दिखाएगा, कंपनी चेक करेगा, प्रॉपर इनवॉइस होंगे, कंपनी देगा, पे करेगा। हाँ, इनकॉर्पोरेशन के बाद देखो सिंपल सी बात है, कंपनी जब सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है ना, उसके बाद कंपनी जो करे, कंपनी डिसीजन मेकिंग कर सकती है, उसके एग्जीक्यूटिव बंदों के साथ मिलकर डिसीजन मेकिंग कर सकती है, तो ये नोट कर लो। एक प्रॉपर रिवाइज करते हैं, 5 मिनट में 2 पेज के नोट्स हैं, प्रॉपर रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबने लिख लिया है, लिख लो पहले, आराम से लिख लो, मीटिंग भी बंद होने वाला है। हाँ, इनकॉर्पोरेशन के बाद भाई वो कंपनी अपने बिहाफ में फिक्स कर रही है, कंपनी अब खुद कॉमन सील आ गया कंपनी का, कंपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकती है। इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर चाहे तो भाई कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी सब थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेगा। अब कंपनी डिसीजन मेकिंग करेगी, कंपनी प्रॉपर एनालिसिस करेगी, कंपनी के प्रॉपर एग्जीक्यूटिव बंदे आएंगे, प्रॉपर मीटिंग होगा, तब एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होता है। तो यही बोला जाता है कि प्रमोटर कुछ भी एक्सपेंसेस करता है ना कंपनी बनने से पहले, कंपनी लीगली बाउंड नहीं है कि एक्सपेंस को प्रॉपर बियर करे, ठीक है। चलो कर देता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड। हेलो।
तो हेलो 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 स्क्रीन शेयर कर। चलो ठीक है, मेरे को फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग से चले, थोड़ा 2 मिनट के अंदर स्पीड में रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिवाइज इंपॉर्टेंट, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आइडिया कौन लाया बिजनेस का? प्रमोटर। किस चीज का आइडिया लाया? बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके लिए रिगार्डिंग क्या करना पड़ेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेप्स लेने पड़ेंगे, प्रीलिमिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या क्या स्टेप्स लिया प्रमोटर ने? आदमियों को गैदर किया, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। फिर क्या किया? एमओए के रिगार्डिंग काम किया, एमओए ड्राफ्टिंग के लिए काम किया, कंसल्टेंसी लिया, डायरेक्टर्स ढूंढा, ये ढूंढा, वो ढूंढा। अब प्रमोटर ने क्या किया? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट किया, लाइक रेंट एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ बाय प्रोमोटर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट इंटर बाय प्रोमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। क्या कंपनी को करना पड़ेगा एक्सेप्ट वो कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। दिमाग चाहिए में, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि प्रमोटर ने एक्सपेंस किया, कंपनी को इसे लीगल बाउंडिंग नहीं है, कंपनी को एक्सपेंसेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अब कंपनी ने वो अडॉप्ट कर लिया तो करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी बाद में ये नहीं बोल सकती है कि भाई प्रमोटर ने वो प्रमोटर लाइबल होगा, मैं लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले कंपनी ये भी चेक करेगी सारे एक्सपेंसेस कब हुए हैं? बिफोर इनकॉर्पोरेशन हुए हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के तो कंपनी खुद देख लेगी, फिर वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन की कंपनी लाइबल होगी। और कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन कंपनी सो प्रोमोटर नॉट पर्सनली लाइबल। अब मान लो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स्ड बाय कंपनी, ठीक है। एंड डज नॉट बाइंडिंग कंपनी, जो प्रोमोटर होंगे वो पर्सनली लायबल होंगे। भाई प्रमोटर तुमने जो किया तुम समझ लो, लड़ो झगड़ो जो करना है करो तुम फिर, ठीक है। ड्यूटीज क्या क्या प्रोमोटर्स, किसकी ड्यूटीज? डायरेक्टर नहीं बोलना हो, ऑडिटर नहीं बोलना हो, किसकी? प्रोमोटर्स की। 2 ड्यूटीज है, ड्यूटीज एंड रेम्युनरेशन अलग है। ड्यूटीज क्या क्या है? 2। सीक्रेट प्रॉफिट का बेस्ट एग्जांपल रेंट एग्रीमेंट वाला, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी याद आना चाहिए। 1 लाख का एग्रीमेंट है, 50 लाख, 50,000 प्रमोटर ले रहा है और 50,000 ले रहा है, ठीक है। तो वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बांट रहा है, तो ये सीक्रेट प्रॉफिट है। तो पहले बोल दिया कि तुम्हें आगे खुद आना है, मतलब तुम्हें सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करना है, और जो भी तुमने एक्सपेंस किया वो फुल एंड फेयर डिस्क्लोज करना है, प्रॉपर इनवॉइस के साथ करना है। अगर तुमने नहीं किया ये और बाद में कंपनी ने क्या किया, पकड़ लिया तुम्हें, मतलब इफ एनी सीक्रेट प्रॉफिट इज मेड एंड कंपनी कम्स टू नो, देन कंपनी में कैंसिल। कंपनी देखो यहाँ पे मे है, बार बार बोल रहा हूँ। अब ये मत सोचना कंपनी कैंसिल ही करेगी। कंपनी सोचेगी चल ठीक है 50 तू ले रहा, 25 मेरे को ही दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे मे है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी मैंडेटरी उसको कैंसिल करेगी। मे कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और मे रिकवर द सीक्रेट प्रॉफिट। रेम्युनरेशन के बारे में क्या बोला गया था? हाँ हाँ कर सकते हैं, सू भी कर सकते हैं। एक पॉइंट ऐड कर लेना आप। आपको जेल में भी लेकर आ सकते हैं, कोर्ट कचहरी भी कर सकते हैं आपके साथ कि आप धोखेधारी का इल्जाम लगा रहे हो, धोखेधारी का काम कर रहे हो कंपनी के साथ, ठीक है। आपके साथ सू भी कर सकते हैं, सू भी कर सकते हैं आप पे। अब रेम्युनरेशन के बारे में क्या बोला गया कि तुमने कंपनी बनने से पहले कुछ रेम्युनरेशन फिक्स किया होगा, ठीक है। तो वो रेम्युनरेशन क्या कंपनी देगी तुम्हें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी प्रॉपर एनालिसिस करेगी। तो तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुम जाके ये पे कंपनी में आके खड़े होकर नहीं बोल सकते कि मेरे को रेम्युनरेशन दो, मैंने 1 लाख रेम्युनरेशन फिक्स किया मंथली का, ये ऐसा कोई राइट नहीं है तुम्हारा। तो नो राइट टू रिसीव रेम्युनरेशन और रिकवर, मतलब ये दोनों बातें अलग है। ये सेकंड पॉइंट समझ लो, ये फर्स्ट पॉइंट समझ लो। तो रेम्युनरेशन के बारे में साफ बोल दिया गया कि कंपनी बनने से पहले तुमने जो भी रेम्युनरेशन डील किया होगा वो तुम्हें मिलेगा, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मतलब कब मिलेगा? जब कंपनी बन चुकी है तब एक सीट पे बैठ के हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तुमने 20 लाख फिक्स किया ना भाई, तुम तो ग्रेजुएट लेवल के बंदे भी नहीं हो, ठीक है। तुम 12th पास हो, तुम 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर रहे हो। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ्रेशर को 20 लाख मिलता है, ठीक है। तो बोलेंगे तुम्हारा 20 लाख है ना, वो 2 लाख रुपया हो गया।
ठीक है। तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, वो रेम्युनरेशन मिलना प्रमोटर के लिए लाइकली रिसीवेबल होगा। बिफोर तो वो कुछ भी कर सकता है, वो करोड़ करोड़ रिसीव करने के लिए बोल देगा कंपनी को। हाँ, अब रिकवर्ड एक्सपेंसेस की भी सेम गेम है। अब मान लो उसने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, ऑडिटर के एक्सपेंसेस डाल दिए उसने 2 लाख रुपए, जबकि बिल में दिखा रहा है 1 लाख रुपए, तो वहां भी वही चीज होगा। हाँ, बिल में लिखा तो फिर कंपनी को देना पड़ जाएगा। देखो वहां भी में है, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी का भी हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, प्रमोटर साथ धोखाधड़ी होता है बाद में। इतना प्यार से कंपनी बना रही है, वहां भी में लगा के कंपनी को बोलता है कि एक्सेप्ट करो या ना करो, कंपनी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। हो सकता है वो ऑडिटर उसका रिलेटिव कोई हो, प्रॉपर बिल हो जाए और ऑडिटर रिलेटिव निकल जाए, फिर क्या करेगा कंपनी? कहीं ना कहीं बाइसनेस तो आ ही गया ना फिर से। हाँ, वहां भी रिकवर एक्सपेंसेस, देखो यहाँ पे सब में ही चल रहा है। यहाँ पे कंपनी चाहे तो नहीं करना चाह रही है, नहीं करे, हो सकता है वो ऑडिटर का काम ही नहीं हो, कंपनी बनने से पहले सीए का काम ही नहीं था, तुमने जबरदस्ती का 20 लाख का सीए का काम ले लिया, तो 20 लाख देंगे हम तुम्हें, यही बात है। इसलिए में लगाया हर जगह, ठीक है। तो ये बेसिक क्लियर हो गया कि प्रमोटर आके कंपनी बनाता है और ऐसे ऐसे कंपनी बनती है। अब हम उठाते हैं अपनी सेक्शंस की सीरीज। फर्स्ट सेक्शन क्या बोलता था? प्रीलिमिनरी कंपनी कहां कहां लगती है, अगर 2 एक्ट में क्लैश हो जाए तो हम किसको मानेंगे? जो स्पेसिफिक एक्ट होता है, जैसे बैंकिंग और कंपनीज एक्ट में क्लैश हो जाए तो किसको मानेंगे हम? बैंकिंग। इंश्योरेंस कंपनी और कंपनीज एक्ट में क्लैश हो जाए तो IRDAI, ठीक है। तो कहीं भी जहां पे स्पेशल एक्ट है ना, वहां और कंपनीज एक्ट में क्लैश हो जाए तो कहां पाएंगे हम? स्पेशल एक्ट को डील करेंगे, ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। प्रीलिमिनरी यही बोलता है कहां कहां कंपनी से लगता है, होल ऑफ इंडिया लगता है, कहीं भी तुम कंपनी बना रहे हो सब जगह प्रोविजन लगेगा, ठीक है। सेक्शन 2 क्या था? ठीक है, हर बुक में याद रखना, पहला होता है प्रीलिमिनरी और सेक्शन 2 होता है डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर में अच्छा खासा डेफिनेशन देखें, उसमें मैं कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूं। सब्सिडी मैक्सिमम कितनी लेयर तक बना सकती है? पहले आंसर दो, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का की पॉइंट्स बताओ, उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या था? वोटिंग है, ठीक है। चेंज कर दिया मैंने, नोट्स में भी डाल दिया है, पहले पेड अप शेयर कैपिटल था, नीचे इंसर्ट लगा के वोटिंग पावर कर दिया गया है, ठीक है। होल्डिंग के लिए क्या लिमिट है बताओ आप? मोर देन 50% होल्डिंग कंट्रोल ले रहे हो तो कंट्रोल मेजोरिटी पे आता है, ठीक है। मीटिंग्स कितने टाइप की होती है? स्पीड को रिवीजन स्पीड होना चाहिए, ठीक है। जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग में 3 होती है, AGM, EGM, स्पेशल क्लास मीटिंग, जिसमें सिर्फ बोला जाए कि इक्विटी वाले ही आएंगे और प्रेफरेंस वाले ही आएंगे, ठीक है। चलो, एसोसिएट कंपनी क्या होती है? ठीक है, चलो प्राइवेट कंपनी क्या है? इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, प्राइवेट कंपनी या तो स्मॉल कंपनी। मेरे को लग रहा है हाईली चांसेस प्राइवेट, स्मॉल या फॉरेन कंपनी का ज्यादा चांसेस है, पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्राइवेट कंपनी क्या है? सेक्शन क्या है प्राइवेट कंपनी का? एक मैंने ट्रिक बताया था, प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर प्रोस्पेक्टस निकालेंगे कंपनी, ठीक है। 68, 69, 70, 71, मतलब प्राइवेट कंपनी के प्रोमोटर्स प्रोस्पेक्टस निकालेंगे, कंपनी पब्लिक हो जाएगी। तो याद रखना 68 से 71 की सीरीज याद करने का तरीका है। प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? चलो मैं यहाँ पे 200, ठीक है, 2 मिनिमम होते हैं। अब एक मैं बताता हूँ, ठीक है। प्राइवेट कंपनी ने, सुनो, अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे, ठीक है, बताना। प्राइवेट कंपनी ने 250 मेंबर्स या 250 डिवेंचर होल्डर्स है, क्या हो सकता है? क्या हो सकते हैं? चलो यहां से मेरे को आंसर आ चुका, आप लोग बताओ। प्राइवेट कंपनी 250 डिवेंचर होल्डर्स है, हो सकते कि नहीं हो सकते? कितने कितने को लगता है हो सकते हैं? हाथ उठा लो भाई। अच्छे खासे लोग को लग रहा है हो सकता है, किसको लग रहा है नहीं हो सकते हैं? मतलब और किसी को लगता है कि भाई बगल वाला को देख लेते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? मेंबर्स की बातें करता हूं मैं। मेंबर्स में 2 ही लोग आते हैं, इक्विटी वाले और प्रेफरेंस वाले, ठीक है। तो ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे घुमाया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं डील भी करते चलूंगा, इससे आपको आइडिया हो जाए, क्वेश्चन घूम भी आएगा तो लोग ऐसे ही फंसेंगे एग्जाम में। 250 डिवेंचर होल्डर्स मेंबर्स करके लिख दे, ऐसा करके 250 डिवेंचर होल्डर्स है, आपके दिमाग में 200 हिट करेगा। जैसे उस दिन आपके दिमाग में भेल कंपनी का हिट किया था कि 30% आप लोग उसको गवर्नमेंट कंपनी बना चुके थे, जबकि हमने 50% के लिमिट में क्या है, 51% लिमिट में क्या है, सिर्फ CG, SG, एनी कॉम्बिनेशन 26, 25, 40, 11 जो भी चल रहा है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वहां पे, याद रखना। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या था? ठीक है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ठीक है। तीनों करनी सेटिस्फाई तो भी होती है फॉरेन कंपनी। चलो ये सब बात की बात है, अच्छा रिवीजन हो रहा है, रिवीजन करने
कंपनी इनकॉर्पोरेट, सिंपल सी बात है, मान लो कि कोई कंपनी दुबई में बनी हुई है, उसका कोई इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो सिंपल वो बन गई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब वो कंपनी दुबई में बनी है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ठीक है, और वहां पे बिजनेस ऑपरेशन चल रहा है। सिंपल सी बात है, मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है मैकडोनल्ड, सम एग्जांपल, उसका दिल्ली में निर्माण बिहार साइड एक अच्छा खासा फ्रेंचाइजी लेकर बना हुआ है। अभी उसके अंदर है ना आदमी आके खा पी नहीं रहे हैं, तो अभी वो फॉरेन कंपनी नहीं बनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, तीनों डेफिनेशन कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंपनी बाहर की बनी थी, प्लेस ऑफ बिजनेस निर्माण बिहार दिल्ली में है, बट अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंपनी सिंपल हो गई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट वहां पे अब सेल परचेस होना चालू हो गया, लोग आके बैठ रहे खा पी रहे हैं, तो कंपनी बन गई फॉरेन कंपनी। क्वेश्चन घूमते एग्जाम में, दिमाग याद रखना, तीनों हाथ उठाना, तीनों प्लस 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 है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, एक भी प्लस नहीं छूटा यहाँ पे, कंपनी बन गई इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहला ही नहीं हुआ तो कंपनी, भाई कंपनी मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो कंपनी क्या फॉरेन कंपनी होगी, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई, तो फॉरेन कंपनी हुई, अभी नहीं हुई। दोनों दो कंडीशन और देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। चलो एग्जाम रिवीजन भी कर लिया थोड़ा थोड़ा हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3। ठीक है, अब देखो एक है ना सेक्शंस की सीरीज में लेके चलेंगे, देखो सेक्शन से भटकना नहीं हमें, सेक्शन को सीरीज को तोड़ोगे ना आप तो घूम जाओगे। मतलब अगर मैं बोलूं सेक्शन 2 आज पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 7 बाद में पढ़ाऊंगा, सेक्शन 4 इधर, 5 इधर, तो खिचड़ी बन जाता है दिमाग में, फिर वो हौच पौच हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो सेक्शन 3 होता है, सेक्शन 3 क्या होता है बताता हूं। टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। देखो अब सिंपल सी बात है, अब हम चैप्टर के अंदर अच्छे से एंटर कर चुके हैं, हमने बेसिक देख लिया, प्रमोटर आएंगे, सब काम कर रहे हैं। अब हमें जानना है कि कौन कौन सी कंपनी, यहाँ पे टाइप कंपनी देखेंगे ऑन फॉर्मेशन बेसिस पे, कौन कौन सी कंपनी को हम इंकॉर्पोरेट करने जाने वाले हैं यहाँ पे। देखो सेक्शन 2 में 90 प्लस 92 लास्ट अनलिस्टेड कंपनी है, उसके बाद शायद 2-3 डेफिनेशन और है, लास्ट 90 याद नहीं आ रहा अभी। देखो सारे डिफिनेशंस नहीं याद करने, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जितने थे ना, जैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट में डिफिनेशन में दिया हुआ, ठीक है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफिनेशन याद करनी है, नहीं याद करनी है, वो फाइनल में है, क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 शेड्यूल पार्ट 1 ऐसे ऐसे करके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है ना आईपीसीसी, देखो डिफिनेशन सिंपल सी बात है, जहां किसी वर्ड का मीनिंग नहीं दिया जाता है ना, वो होता है डिफिनेशन, जाके देखो। अब आपको डिफिनेशन तो पूरा वास्ट है, चाहे वो इंटर हो या फाइनल हो, तो कुछ बातें इंटर वाली है, कुछ बातें फाइनल वाली है, तो ये अलग तो नहीं कर सकते हैं कि डेफिनेशन में ये बातें डेफिनेशन इंटर में पढ़ेंगे, ये फाइनल पढ़ेंगे, डेफिनेशन उन्होंने सब डाल दिया यहाँ पे। तो फाइनल की बातों को छोड़ के जितना पढ़ना था आईपीसीसी लाइक हमने पढ़ लिया है। जितने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट था, क्या था डेफिनेशन में चेंज, 20 करोड़ 2 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस दोनों साथ में होनी चाहिए, उससे या उससे कम, 2 करोड़ या उससे कम, और टर्नओवर, ठीक है। क्या वो स्मॉल कंपनी होल्डिंग बन सकती है, सब्सिडरी, क्या वो सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है, ठीक है। स्मॉल कंपनी प्राइवेट होती है पब्लिक होती है, ठीक है। तो ये सब की पॉइंट्स याद रखे रहना, ठीक है। क्वेश्चन आने वाले ज्यादा चांसेस है अमेंडमेंट का, ठीक है। अब हम सिंपल पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। अब हम इस चैप्टर के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 बोलता है कि भाई तुम कौन सी कंपनी बनाने जा रहे हो, उसके बारे में तो बता के जाओ मेरे से। इसमें भी अमेंडमेंट आया था, और हमेशा देखा अमेंडमेंट जब आता है ना तो वो ए करके आता है, ठीक है। जैसे सेक्शन 3 ए करके आ गया, 3A 3B ऐसे करके अमेंडमेंट आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे सेक्शन 3 में अमेंडमेंट आया था। अब टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कितनी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। देखो ये लिखते चलो, ये प्रॉपर अब सीरीज चल रहा है, सेक्शन की सीरीज चल रहा है हमें, ठीक है। अब बोलोगे ये तो पीछे पढ़ के आया, वो डेफिनेशंस की पढ़ाई थी। अब सेक्शन की सीरीज चल रही है, सेक्शन ने पूछ दिया कि कितने कंपनी बेस्ड ऑन फॉर्मेशन बनने वाले हैं, कितनी कंपनीज को इंकॉर्पोरेट करने जाने वाले हो। अभी आपसे इस चैप्टर में कौन कौन सी कंपनी इंकॉर्पोरेट होने वाली है। तो एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, जो अभी साइड करना, ठीक है। फोकस रहना चाहिए 2 पे, प्राइवेट एंड पब्लिक। डेफिनेशंस में बुक में भी ओपीसी को नहीं बोला गया, क्योंकि ओपीसी के लिए प्रॉपर से अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है। मेरे को लगता है 40-45 मिनट सिर्फ ओपीसी पे है, अच्छा खासा अमेंडमेंट्स है, ठीक है। अब सुनो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हम इंकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, मतलब स्पाइस फॉर्म फाइल करने जा रहे हैं। तो सिंपल पूछ रहा है कि कौन कौन सी कंपनी बनाओगे इसमें, ठीक है। स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, ओपीसी भी प्राइवेट हो जाती है। तो सिंपल 2 ही टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट या पब्लिक। अब देखो प्राइवेट में कितने टाइप्स होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स
लिमिटेड बाय, लिखते जाओ, देखो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है सेक्शन 3 पे। अब ये सेक्शन 3 की वर्डिंग से सारी, अब देखो ये सब पढ़ा हुआ है, पीछे डेफिनेशन में सब कुछ देखा था मैं, लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, गारंटी में वो फिल्म स्टार लोग मोस्टली आते हैं, हमने देखा भी था कि एट ए टाइम कितनी कम कंपनी गारंटी पे चल रही है, कितना कम विश्वास है कंपनी में इंडिया में गारंटी देने वालों का, सिर्फ 7,000 शायद कंपनी गारंटी पे थी, और मोस्टली सारी कहाँ थी, शेयर्स पे थी, मतलब जितना हम देंगे भैया उतनी हम देंगे, चाहे तुम वाइंडिंग अप में जाओ कहीं भी जाओ। गारंटी में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है कि 1 करोड़ देंगे, चाहे उस समय तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो, मेरे पास हम 1 करोड़ में दे के जाएंगे। शेयर्स में क्या था, जो फेस वैल्यू था उतना ही अमाउंट के हम पर्सनली लाइबल होंगे वाइंडिंग अप के टाइम। ये सारी कहां पे बात होती है, वाइंडिंग अप के टाइम, वाइंडिंग अप के टाइम। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लिख दो। अनलिमिटेड मतलब क्या हुआ, किसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की। हाँ, तो इसमें कंपनी की लायबिलिटी तो तीनों केस में अनलिमिटेड है, मेंबर्स की लायबिलिटी यहाँ पे क्या आ गई, शेयर्स लिमिटेड आ गई, जितना शेयर्स बोला, गारंटी जितना अमाउंट उसने डिसाइड किया था कंपनी बनने के समय, और यहाँ पे क्या हुआ, भाई कंपनी बिकेगी ना तो मेरे पर्सनल एक्सेस भी उठा के लेके चल जाना। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन ने आया, अमिताभ बच्चन ने बोला कि जब कंपनी वाइंड अप होगी ना तो मैं 50 करोड़ पे दूंगा। अब उस टाइम पे अमिताभ बच्चन पास 50 करोड़ हो या ना हो, 50 करोड़ गारंटी दिया ना भाई, तो गारंटी देके जाना, पैसा तुमसे लेके रहेंगे। और इसने 5 करोड़ बोला तो हम 5 करोड़ ही लेंगे तुमसे, तो ये गारंटी दे दिया, गारंटी दे दिया तो रिजिड हो गया ये पूरा। जब वाइंडिंग अप होगी तब तुमसे अमिताभ बच्चन गेट ठकठकाएंगे, बीच में तुम्हारे पास नहीं आएंगे हम। जब वाइंडिंग अप पे कंपनी चली गई, मतलब एक तरह से ना शेयर होल्डर्स को वो दिया था, इम्यूनिटी दिया था, प्रिकॉशन दिया था, देखो अमिताभ बच्चन से पैसे लगा रखे हैं, कंपनी 5 करोड़ का पैसा है, कंपनी डूबेगी भी, क्रेडिटर्स तुम्हें पैसा मिल जाएगा, अमिताभ बच्चन का 5 करोड़ तुम्हें दे देंगे हम। तो ये मोस्टली यहाँ पे देखिए कितना 7,000 कंपनी गारंटी भाई है, बस कितने छोटे अमाउंट पे कंपनी गारंटी पे चलती है। कौन भाई, ये 2 इंस्टॉलमेंट होगा तो हम प्रॉपर्टी फिर बेच देंगे, आगे देखेंगे। हाँ, फिर इंस्टॉलमेंट होगा तो फिर पर्सनल एसेट पे पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे। तुम्हें कितना गारंटी दिया ना, कुछ सोच के दिया होगा, ठीक है। तुम इतने एसेट होल्ड करते हो, या मान लो अपने एसेट का 10% होल्ड करते हो, तुम्हें लगता होगा हाँ कंपनी वाइंडिंग में गई तो मेरा एसेट बिकेगा तो 5 करोड़ तो मैं दे ही दूंगा। और अनलिमिटेड मतलब क्या हुआ, विजय माल्या टाइप के लोगों को ना एसेट भी अंदर से, घर से चेयर वेयर सब उठा के ले जाएंगे, तुम्हारा पैंट शर्ट जो है सब उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो अनलिमिटेड में कुछ छोड़ने नहीं वाले तुम पे, मतलब अगर कंपनी डूबी तो तुम्हें लेके जाएंगे हम, सब ले जाएंगे भाई, सब पैंट शर्ट सब ले जाएंगे, और बोलना नहीं चाहिए लेकिन सब ले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड मतलब याद रखना, अगर क्रेडिटर्स अमाउंट 2 करोड़ पे है, कंपनी पास पैसा नहीं है और कंपनी अनलिमिटेड है, तो शेयर होल्डर्स बुलाएंगे, सबको लाइन से खड़ा करेंगे, वसूली चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रखना मेंबर्स की लायबिलिटी है ये, कंपनी लायबिलिटी हर जगह अनलिमिटेड ही है, कंपनी तो भाई लायबिलिटी होगी। सेम है, सेम यहाँ पे क्या है, पब्लिक कंपनी में भी है, लिख लो इसको भी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी लिख लो। और उसका अनलिमिटेड लिख लेना। ठीक है, तो 2 टाइप की कंपनी हम फॉर्म करने वाले हैं, सेक्शन 3 में बताता है कौन कौन सी कंपनी फॉर्म करने वाले हैं, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी को साइड रखा गया, उसके लिए अलग से स्पेसिफिक है, 2 कंपनी मोस्टली फोकस है, प्राइवेट पब्लिक। अब तीन टाइप के कैटेगरीज होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। जब कंपनी इंकॉर्पोरेट करने जाओगे आपसे पूछेगा स्पाइस फॉर्म में कि भैया कौन सी कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कितने शेयर होल्डर्स, कितने फेस वैल्यू क्या है, लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपकी कंपनी में कौन कौन लोग गारंटी दे रहे हैं, अनलिमिटेड है तो भाई इतना कहते हैं पावर किसके पास है जो अनलिमिटेड गारंटी देने को रेडी है, बहुत मिनिमम, बहुत लेस अमाउंट की कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है। गारंटी 7,000 हो गई तो अनलिमिटेड में शायद देखा था उस दिन कितने थे, कुछ आइडिया है, शायद 1,000 या 700 समथिंग कुछ थे, 306 थे, 306 थे, ठीक है, 306 अनलिमिटेड कंपनीज थी, सोचो 306, मात्र 306। तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ता है, शेयर होल्डर्स देखते हैं यार कंपनी में पैसा, या मान लो स्टेक होल्डर्स, डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स क्या होता है बताओ कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में देखो, स्टेक होल्डर्स में और शेयर होल्डर में डिफरेंस यही है, शेयर होल्डर जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं वो शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर इज अ वास्ट कंसेप्ट। स्टेक होल्डर में क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, कंपनी में जितने पैसे लगाए सब। स्टेक होल्डर मतलब आपके जितना जितना स्टेक है ना, कहाँ का, वो सब कोई, क्रेडिटर्स, डायरेक्टर्स, सब कोई स्टेक होल्डर्स के अंदर आएंगे। क्या
हाँ, इसमें कंपनी का इंटरेस्ट और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारे स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में सिर्फ शेयर सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स को इम्यून करने के लिए, स्टेक होल्डर को भरोसा दिलाने के लिए ये सब कंपनी इंकॉर्पोरेट होती है। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो लोग पैसा खुल के लगाते हैं इसके अंदर, क्योंकि लगता है कि हाँ पैसा डूबा भी ना तो एक एक शेयर होल्डर्स के ना एसेट्स भी बेच दिए जाएंगे और मेरे को पैसा रिकवर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये सब कंपनी इसलिए बनती है अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। चलो अब आया इसमें बहुत 3A। 3A में आया अमेंडमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसेस है, जहां अमेंडमेंट दिखे समझ लेना, या तो इस अटेम्प्ट या तो अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटीड आना ही आना है। अब अमेंडमेंट क्या आया पहले लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट है, 3 है, हाईली इंपॉर्टेंट है। 3 में क्या देखा हमने? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होगा प्राइवेट पब्लिक, ओपीसी को साइड कर दो। प्राइवेट पब्लिक में तीन कैटेगरी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। मेंबर्स की लायबिलिटी है ये, कंपनी लायबिलिटी हर जगह अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। रिटेन करते रहो, याद हो जाएगा। मैं रट्टा मारने नहीं बोल रहा हूँ, रिटेन करने बोल रहा हूँ। ये बोला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ा रहा है, ठीक है। अब 3A में अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या आया नहीं पता, बताएंगे। सुनो, मैंने क्या बोला? प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी दोनों लेके चलते हैं हम, ठीक है। दोनों क्लियर होगा क्योंकि दोनों दो ही कंपनी फॉर्मेशन करना हमें यहाँ पे, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। इसी दोनों को लेके चलते हैं। अब हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं? आराम से करते चलना, आराम से करना, आराम समझना, इजी है। प्राइवेट कंपनी मिनिमम कितने लोग होते हैं? 2, ठीक है। पब्लिक में 7। अब एक बात बताओ, इफ 1 मेंबर गो लेफ्ट, कितना बचा? एक मेंबर चला गया तो एक बचा, 2 - 1 मैथमेटिक्स तो अच्छे से आती है, ठीक है। तो एक बचा, यहां पे क्या हो गया? इफ 1 मेंबर वो देन लेफ्ट 6। मतलब हम क्या देख रहे हैं भाई, तुम्हें लिमिट से ही डाउन हो गए। मतलब लिमिट तो देखो डेफिनेशन रिजिड होती है। 268 में क्या बोला? मिनिमम कितने लोग चाहिए तो प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए। तुम्हारा एक तो मेंबर चला गया तो कितने बच गए? 1 बच गया। क्या तुम मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो? पब्लिक में कितना था? 7 था। इसमें एक गुस्सा आ गया और चला गया, कितना बचा? 6 बचा। तो क्या तुम्हें पब्लिक से प्राइवेट आना पड़ेगा? हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि मिनिमम अभी 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 लेमन लैंग्वेज समझो, अभी तुम्हें, हाँ हाँ समझ रहा हूं, ठीक है। प्राइवेट से अभी पब्लिक से प्राइवेट आना पड़ जाएगा, सिंपल समझो। अभी प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट आना पड़ जाएगा क्योंकि क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 7 चाहिए थे, एक भाग गया, 6 बचे। तो एक, या तो एक मेंबर लेके आओ या अदरवाइज अपने कंपनी को प्राइवेट करवाओ, क्योंकि तुम्हारा मिनिमम तो है ही नहीं। अब आगे क्या, सुनो, अभी नहीं, अभी करते चलते आराम से, ठीक है। ओपीसी बनेगी नहीं बनेगी, अब करते चलते। सुनो, मिस्टर ए, ठीक है, एंड मिस्टर बी, ये क्या हुआ? कंपनी ने इसको, कंपनी को ये छोड़ दिया। ये प्राइवेट की डिफिनेशन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्राइवेट मिनिमम 2 चाहिए। मिस्टर ए थे, मिस्टर बी थे, दोनों ने सोच के कंपनी बनाया, शेयर सब्सक्राइब किए, और मिस्टर बी बोला कि मैं जा रहा हूं, कंपनी में किक नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। अब ये कंपनी छोड़ के जा रहा है। अब ये मिस्टर ए हाथ पे हाथ डाल के बैठे थे, अब ये क्या करेंगे? मिस्टर बी ने तो टाटा बाय बाय कर दिया, कंपनी को छोड़ के चला गया। मिस्टर ए क्या करेगा? कंपनी बंद कर देगा, ओपीसी कर देगा। हाँ 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 हाँ, देखो, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट 1 मोर शेयर होल्डर्स। मतलब मिस्टर ए, तुम तुरंत कुछ भी एक्शन मत लेना। तुम क्या करना, 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी ना प्राइवेट के लिए। एक भाग गया ना, कोई बात नहीं, तुम एक और ढूंढ के ले आओ। ऐसा होते रहेगा तो कंपनी तो हमेशा बंद होती रहेगी, कंपनी ओपीसी होती रहेगी, यही चलते रहेगा हमेशा कंपनी में। कोई मेंबर आएंगे, कोई मेंबर जाएंगे, 2 से कंडीशन सेटिस्फाई, एक हो गया, कंपनी को बोलो बंद कर दो, या तो कंपनी को ओपीसी कन्वर्ट कर दो। अब क्या करेगा मिस्टर ए? मिस्टर ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अकेला बंदा क्या करेगा? एक शेयर होल्डर ढूंढेगा, ये रोड पे भटकेगा, मिस्टर सी से बात करेगा, मिस्टर डी से बात करेगा, कंपनी में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने दिन भटकेगा? जैसे पेट्रोल लेके नहीं भटकते हैं, अभी कितने दिन भटकेगा शेयर होल्डर्स के लिए?
कितने महीने? 6 months. 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का टाइम है। कब से? देखो एक बात और बताता हूं, टाइम लिमिट याद करना, याद रखना, याद हो जाता है हमें 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 ईयर टाइम याद होता है, बट कब से होता है ना ये हम याद नहीं कर पाते हैं, कि जब से वो गया, जब से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाने का, कंपनी जब से इंकॉर्पोरेट हुई, तो 6 मंथ्स कब से? Ceases to be फ्रॉम द डेट एग्जिस्टिंग मेंबर लेफ्ट या सीरियस टू मेंबर। इसमें इसके अंदर एग्जांपल क्या हुआ? मिस्टर बी, या सिंपल मिस्टर बी सीरियस टू बी मेंबर, जिस दिन से मिस्टर बी मेंबर होने के लिए लायबल नहीं हुए उस दिन से। तो ये मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम टाइम नहीं बोल रहा हूं, मैक्सिमम टाइम। मतलब 6 मंथ में टाइम देंगे, तुम ढूंढ लो, तुम मिस्टर सी ढूंढो, मिस्टर डी ढूंढो, मिस्टर ई ढूंढो, मिसेस भी ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ढूंढो। ये अमेंडमेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये। अब यहां पे सेम, यहां पे समझो ना, अब यहां पे एक मेंबर चला गया, तो यहां पे क्या होगा? पहले लिख लो, इसको लिख लो, लिख लिया क्या? हाँ ले सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ नहीं, वाइफ को लिया तो एक क्यों माना जाएगा? मैंने क्या बोला? जॉइंटली शेयर होल्ड करेगा तो ना, अब वो जॉइंटली का कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए ना, जॉइंटली का। ये तो नहीं होता मिस्टर वाइफ, मिस्टर ए, मिस्टर ए आ गई, मिस्टर ए आ गए, दोनों एक माने जाएंगे। मैं हस्बैंड वाइफ कभी बोला ही नहीं हूँ, मैं ये बोला कि हस्बैंड वाइफ एक माने जाएंगे। उसने जॉइंटली, मान लो भाई भाई है, वो भी जॉइंटली शेयर होल्ड कर रहा है, वो भी एक माना सकता है। जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ हमेशा एक होते हैं। हाँ वो तो अगर दो जिसमें एक जान, वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ वो हस्बैंड वाइफ हो गया तो हमेशा एक मानेंगे, वो नहीं चलता है भाई। भाई भाई भी एक हो सकता है, जॉइंटली शेयर होल्ड कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट बना हो तो मिस्टर ए चाहे तो मिसेस ए को भी ला सकते हैं, बट ढूंढ के लिया, मिसेस ए आ ही नहीं रही है, नखरे कर रही है, तो 6 महीने का टाइम है। और याद है ना 6 महीने मैक्सिमम है, अगर 6 महीने तक नहीं हुआ तो ओपीसी। तुम्हारे पास 6 महीने टाइम था, 6 महीने में या तो तुम शेयर होल्डर ले आओ, या तुम उसको ओपीसी में कन्वर्ट करो। अभी लिखना बाकी है, अगर नहीं कर पाए ना, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई तुम्हारा कुछ जो भी अभी तुम लाइबिलिटी लीगल भी, उसमें तुम्हें ना लाइबिलिटी भी आ जाएगी तुम्हारे पास। उस बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो शेयर होल्डर तुम्हें अकेले उठा के ले जाएंगे। फिर ये लिख लो पहले। देखो अमेंडमेंट से मजाक मत करना, मैं अभी बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट से मैंने ही मजाक किया था फाइनल्स में, अमेंडमेंट से मजाक मत करना। तो याद रखना, इससे क्वेश्चन सिंपली बन सकता है। डेट याद रखना, डेट याद रखना। प्राइवेट या पब्लिक का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, पब्लिक में इतने लोग थे, 12 लोग बोल देंगे, उसमें बोल देंगे 6 लोग चले गए, तो कितने बचे? 6 बचे। मिनिमम क्राइटेरिया जहां पे सेटिस्फाई नहीं हुई ना, वहां पे ये सेक्शन आ जाएगा 3 है, जहां पे 2 से 1 हो गया, या 7 से 6 हो गया, 7 से 5 हो गया, 7 से 4 हो गया। ठीक है, अब सेम पब्लिक कंपनी में क्या होगा? 6 लोग बचे तो प्राइवेट हो जाएगा, बट इनको 6 लोग को बोला गया कि एक और तुम ढूंढ के ला सकते हो। हाँ ठीक है, तो यहां भी सेम है, ऑल 6 मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब एक बात बताओ, चलो ये लिखो पहले, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। लिख लिए? अब इसके अंदर 2 मैं ट्विस्ट करूंगा, ठीक है, मेरे को आंसर देना। अब मैंने क्या बोला? एक मेंबर चला गया, अब मैं बोल रहा हूं एक नहीं, यहां पे 3 मेंबर चले गए, तो क्या मैं बोलूंगा एक ही मेंबर को ढूंढेंगे? यहां पे 3 चले गए तो 4 बचे ना, तो 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कितना ढूंढेंगे? 3 ढूंढेंगे। तो ये एक मत समझना कि एक ही ढूंढना है हमें, सिंपल सी बात है, हमें उस क्राइटेरिया पे लाना है जहां पे मिनिमम मेंबर्स को लॉ में लिखा गया कि मिनिमम 7 चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। मान लो यहाँ पे 6 भी मान लो यहाँ पे 5 भी चले गए ना, पब्लिक कंपनी है, तो 2 लोग को मिलकर 5 को ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक रखनी है तुम्हें तो मिनिमम नंबर सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ढूंढने निकल जाओ, बाजार में निकल जाओ, 7 करो सेटिस्फाई, 2 करो सेटिस्फाई, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या बोला है? 6 मंथ। 6 मंथ कहां से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द डेट एग्जिस्टिंग मेंबर लेफ्ट, जब से एग्जिस्टिंग मेंबर सब लेफ्ट कर गए थे। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, सुनो, एग्जाम का क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बन सकता है,
क्योंकि इस पर भी अमेंडमेंट है। सुनो, अब मैंने रुको इसको फ्रेश लेते हैं यहाँ पे, ये पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन उसमें लेते हैं, ठीक है। मान लो कंपनी में 7 मेंबर्स थे, परफेक्ट। कंपनी क्या थी? पब्लिक कंपनी थी, ठीक है। अब इसमें से 5 मेंबर तो कंपनी में थे, 2 क्या हो गए? लेफ्ट। तो इन 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? 2 को ढूंढो, ठीक है, या ज्यादा ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर दो पब्लिक का, 7 वाला। अब एक बात बताओ, कितना टाइम दिया हुआ है? 6 मंथ। अब मेरे को एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सुनो। इसमें से 5 मेंबर का मैं नाम देता हूं, A B C D E, ठीक है, A B C D E। अब एक सुनो, 6 मंथ्स के अंदर नहीं ढूंढ पाए तो 6 मंथ नहीं, 6 मंथ के अंदर नहीं ढूंढ पाए तो भैया कुछ इसमें लाइबल भी हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 6 मंथ का टाइम दिया हुआ है, ढूंढ पाओ तो ढूंढ पाओ, नहीं तो उसको कन्वर्ट कर दो, जो करना है कर दो, लेकिन 6 मंथ्स का ही तुम्हें टाइम दिया हुआ है। अगर मान लो, सुनो ऐसे समझो, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो 1/1/2022, ठीक है, शेयर होल्डर्स लिफ्ट कर गए कंपनी के, तो कितना टाइम बचा हमारे पास? मतलब 30/6/2022, ठीक है। यहां पे मान लो 30/6/2022 हुआ। कितने शेयर होल्डर्स बचे थे कंपनी में? 5 बचे थे। अब मान लो 5 बचे थे, अब इसमें क्या लिया कंपनी ने ना, 5 मेंबर ने, एक कॉन्ट्रैक्टर है उसे उधार लिया 50 करोड़ का, सुनते जाओ, 50 करोड़ का, ठीक है, उधार टाइप का लिया, सामान लिया 50 क्या होगा, 50 करोड़ का उधार लिया। इस बीच में मतलब 1 तारीख से लेकर 30/6 के बीच में 5 मेंबर्स थे कंपनी ने, उसने 50 करोड़ का सामान लिया, किसी कॉन्ट्रैक्ट उधार लिया। अब मान लो ये उधार चुका नहीं पा रहा है मेंबर्स, तो ये सारे मेंबर्स क्या लाइबल हो जाएंगे उधार चुकाने के लिए? 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि कंपनी तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए, 5 मेंबर क्या हो जाएंगे? उस उधार के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा 6 मंथ का क्राइटेरिया है। अगर 6 मंथ से तुम अगर मान लो 6 मंथ कर दिया इसने, तो कंपनी फिर देखेगा उस मैटर को, बट नहीं कर पाए ना, तुम एक लिमिट को नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर पाए, तो मेंबर्स तुम्हें 5 को क्या करना पड़ेगा? ये उधार चुकाना पड़ेगा। एक तो तुम लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो, लॉ ने बोला 6 मंथ्स के अंदर टाइम को कंप्लीट कर दो, 6 मंथ्स के अंदर तुमने जो जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होगा ना, तुम सबके लिए क्या हो जाओगे? पर्सनली लाइबल हो जाओगे। सेवरली लाइबल समझ लो, पर्सनली लाइबल समझ लो, वो हो जाओगे मेंबर्स। फिर कंपनी बोलेगा हम शांत बैठेंगे, तुम ये जो उधार लेके बैठे थे ना, एक तो तुमने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया मिनिमम 2 का, और इधर पब्लिक में मिनिमम 2 का, उस बीच में तुम्हारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आया जो उधार वाला था, चाहे 50 करोड़ का एक हो या 5-5 करोड़ का 10 कॉन्ट्रैक्ट हो, अब उसका पैसा तुम नहीं चुका पा रहे हो, कंपनी बोलेगा हम कुछ नहीं करेंगे मेंबर्स, तुम क्या करो? तुम सेवरली लाइबल हो गए। तो एक क्रक्स बताऊं मैं, मेंबर्स हो जाएंगे लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, कन्वर्ट हो जाएंगे अनलिमिटेड से। एक क्रक्स सिंपल समझ लो, तुमने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो मेंबर्स क्या हो जाएंगे? लिमिटेड बाय, मेंबर बोलेंगे नहीं हमने तो बोला था 10 रुपए ही देंगे हम, नहीं, कन्वर्ट हो जाएंगे लिमिटेड बाय शेयर से अनलिमिटेड से। तो ये क्रक्स याद रखना, 6 मंथ्स के टाइम के बीच में या तो तुमने ओपीसी नहीं कन्वर्ट किया, प्राइवेट नहीं कन्वर्ट किया, या शेयर होल्डर्स कन्वर्ट नहीं, शेयर होल्डर्स लेके नहीं आ पाए, तो तुम्हारा जो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी जो था ना, सब हो जाएगा अनलिमिटेड हो जाएगा। फिर तुम्हारा पर्सनली एसेट बेचना चालू कर देंगे। एक तो तुम लॉ फॉलो नहीं करते हो, सेकंड बात क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे, देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यहाँ पे, एक मेंबर को ढूंढना है, तो ये याद रखना। हाँ लिख लो, ये पॉइंट याद रखना। लिमिटेड बाय शेयर से तुम्हारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। क्यों होगी? क्योंकि तुमने 6 महीने में अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। तुम 1-2 लोग भी ले आते, तुम बच जाते, तुम या तो कंपनी को प्राइवेट कन्वर्ट करवाते 6 महीने में, तुम बच जाते, बट तुमने किया ही नहीं ये दोनों बात, तो भाई तुम भुगतो। फिर जो भी लायबिलिटी था मेंबर्स खुद देंगे, अपने पैसे से चुका के देंगे, एसेट बेचेंगे, अपनी गाड़ी बेचेंगे, घर बेचेंगे, जो बेचना सब बेचेंगे। अब इसके अंदर एक गूगली आने वाला, बताना मेरे को, बट याद ना ड्यूरिंग द पीरियड, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पीरियड के बीच में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस के लिए आगे के लिए नहीं, इस पीरियड के बीच में जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए लीगली लायबल होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट या ड्यूरिंग द पीरियड। हाँ बताओ। हेलो, आप क्या बताया? मैं समझ नहीं पाई। ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड वाली,
ठीक है, देखो ड्यूरिंग द पीरियड का समझ लो फिर से, क्या बोला मैं, 1/1/2022 को 7 से हो गए 5 शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो कितने टाइम दिया गया, 6 मंथ्स टाइम दिया गया, मतलब मैक्सिमम टाइम क्या हुआ, 30/6/2022। इस बीच के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना 6 मंथ्स वाले, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए और उस शेयर होल्डर्स ने अपना मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे सबके लिए लीगली लाइबल होंगे ये 5 शेयर होल्डर्स इस पीरियड के बीच में। अभी इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट के कोई नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां पे मेंबर्स छोड़ के गए थे कंपनी, वहां से लेके 6 मंथ्स का तुम्हारे पास टाइम था, तुमने नहीं कर पाए कंडीशन सेटिस्फाई, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे तुम पैसा नहीं चुका पा रही कंपनी, अब तो कंपनी के बिहाफ में मेंबर्स पैसा चुकाएंगे, सिंपल सी बात है, वो पांचों मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर जो थे ना वो अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इस पीरियड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो वाला जो 6 मंथ्स का पीरियड है उस बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पुराना था, पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा फिर, पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, डिफॉल्ट की वजह से सारे अनलिमिटेड बन गए, तो तब भी तुम्हें पे करने पड़ेगा। पुराना देखो पहले तो ये अपने लॉ की बातें देखो, लॉ की बातें बोल रहा है कि वो 6 मंथ्स के बीच वाला कॉन्ट्रैक्ट की बातें बोल रहा है, पुराना डिफॉल्ट हो जाए फिर तो बोल रहे हो तो बाई डिफॉल्ट तो होंगे ही होंगे। ये बोला 6 मंथ्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए स्पेशल से ये सब लाइबल हो जाएंगे, अब पुराना डिफॉल्ट करके कोई आया उसके लिए तो वो लाइबल है ही फिर। अब देखो ये देखो इसको तो हमने साइड कर लिया, देख लिया हमने, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के 6 मंथ्स के पीरियड के बीच में अगर तुमने ओपीसी नहीं कन्वर्ट किया, प्राइवेट नहीं कन्वर्ट किया, तो तुम भाई सारे मेंबर्स तुम लिमिटेड बाय शेयर से क्या हो जाओगे, अनलिमिटेड हो जाओगे। अब एक बात बताओ, हमने देखा 5 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, 7 में से 2 चले गए, 5 बचे। अब ये जो था ना ए, इसका हो गया था एक्सीडेंट, क्या हुआ, इसका हुआ एक्सीडेंट, अब ये चला गया कोमा में, कोमा में चला गया, तो बचे कौन, अब ए तो कोमा में जाके मेंबर्स को नहीं ढूंढ सकता है, वो तो भाई बेड रेस्ट पे कोमा में है। अब मान लो फिर से वो एग्जांपल लिखते हैं, आराम समझना, 1/1/2022 को ये कंडीशन वो हो गई 7 से 5 हो गए, ठीक है, कितना टाइम बचा इनके पास, 6 मंथ्स, मतलब 30/6/2022, ठीक है। पहला कॉन्ट्रैक्ट किया 5 करोड़ रुपए का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया 10 करोड़ रुपीस का, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किया 15 करोड़ रुपीस का, परफेक्ट। अब एक बात बताओ, ये जो बी सी डी ई थे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसकी भी हुई, अब ये भाई कोमा में चला गया तो कहां से ढूंढेगा, तो इसको भी लेके चलो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, 2 शेयर होल्डर्स कम से कम ढूंढ के लेके आए कि 5 को 7 बना दे कि मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए। अब मान लो इन्होंने 6 महीने के अंदर ना तो 2 ढूंढा और ना तो उसको प्राइवेट में कन्वर्ट किया, अब ये 15, 10, 25, 30 करोड़ रुपया के लिए मान लो अब ये पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, अब ये 30 करोड़ कौन देगा, देखो पहला होता है कंपनी को देना पड़ता अगर लिमिटेड बाय शेयर होता तो, बट इसने 6 मंथ्स में वो डिफॉल्ट किया जो मेंबर्स ने शेयर होल्डर्स ढूंढ ही नहीं पाए, अब ये किसको देना पड़ जाता है, फिर हमने क्या देखा, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी आ जाती है, वो 30 करोड़ चुका है, मतलब शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं। अब बता कौन शेयर होल्डर्स चुकाएंगे पैसा यहाँ पे, ए क्यों नहीं, ए क्यों नहीं, ये तो कोमा में था ना उस टाइम। हाँ तो यहाँ पे वर्ड क्या सुनो, एक था कोमा में, ए को ये पता ही नहीं चला, ठीक है, ये चला गया था कोमा में, अब वो पता ही नहीं चला, उसने एफर्ट लगाया ही नहीं, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट करने समय बीच में था ही नहीं, ये भाई कोमा में आके तो ही साइन कर देगा जाके, इंटर चारों ने किया क्योंकि 1 तारीख को ये कोमा में चला गया, ठीक है। अभी उसके बाद कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, किसने किया होगा, बी सी डी ई ने किया होगा, अब एक तो भाई कोमा में था, कोमा में उतर के कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता है, तो यहाँ वर्डिंग क्या सुनो, इफ सच शेयर होल्डर्स, ठीक है, या मान लो शेयर होल्डर्स लिख लो, या शेयर होल्डर, सर क्यों शेयर होल्डर्स, सर क्यों शेयर होल्डर्स, अगर प्राइवेट है 2 थी, 1 चला गया, या मान लो 3 थी तो 2 चला गया, तो अकेला 1 बचा, तो अकेला भी वो कोमा में चला गया कोई, ठीक है। शेयर होल्डर्स क्यों सर, जिसमें 2 कोमा में चले गए, कोई हो सकता है 2 साथ में जा रहे होंगे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों कोमा में है, तो शेयर होल्डर 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, इसे 2 वर्ड है, शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर, ठीक है, आर कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट मतलब बताओ कोई, कॉग्निजेंट मतलब मीनिंग पता है किसी को, कॉग्निजेंट मतलब होता है अवेयर, ठीक है, मतलब अगर वो शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर आर कॉग्निजेंट है, अगर वो अवेयर है, देन क्या होंगे वो पर्सनली लाइबल,
भाई यहाँ पे तो मिस्टर ए अवेयर ही नहीं था। मिस्टर ए अवेयर था यहाँ पे? मिस्टर ए तो कुआं में सोया हुआ था बेचारा, वो 6 महीने बाद उठा, बोलता है कि 30 करोड़ में से 5 करोड़ दो उसको। अब वो बोलेगा यार ये क्या हो गया, मैं कोमा में उठा, अब बोल रहे 5 करोड़ देने के लिए, तो वो तो अवेयर ही नहीं था उसके भी लिए। तो क्या मिस्टर ए को हम ये बोल सकते हैं कि तुम भी अनलिमिटेड हो गए, तुमको भी शेयर जो भी पैसा है वो देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो सिंपल सी वर्डिंग क्या है, अगर कोई भी शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स आर कॉग्निजेंट, अवेयर, देन वो क्या होंगे? पर्सनली लाइबल। मिस्टर ए यहां पे पर्सनली लाइबल नहीं होगा हमारे एग्जाम्पल के अनुसार, यहां पे पर्सनली लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट लगा लो, डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, या तो एमसीक्यू दिखेगा इससे, या तो तुम्हें एक प्रॉपर क्वेश्चन दिखने वाला है। हाँ 3A का ही पूरा पार्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ हाईली अमेंडमेंट है, क्योंकि बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो तुम्हें मिनिमम करना है, टाइम लिमिट 6 मंथ्स दिया गया जिस दिन से छोड़ के गए। उसके बाद सेकंड क्या बोला, पहले पहले नहीं था, इसे बोला अमेंडमेंट जो भी आता है ना वो बीच में लगा दिया जाता है, बीच में लगाते ऐसा ही है 3A, मान लो कुछ आ जाके 54 में अमेंडमेंट आया तो 54A 54B ऐसे करके अमेंडमेंट डाल देंगे वो बीच में। तो अमेंडमेंट ऐसे ही इंसर्ट होता है कंपनीज एक्ट में, क्योंकि प्रॉपर फिर से वो प्रोविजन नहीं हटा सकते, एक सेक्शन लाने के लिए वो फिर से 4 हटाएंगे तो पता चला पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। तो अमेंडमेंट ऐसे ही इंटर होते हैं। कोई डाउट बताओ? ठीक है, मेरे को एक बार रिवाइज कर ले सेक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पब्लिक 7 मिनिमम, प्राइवेट मिनिमम 2, कोई भी कम हो गया इसमें से तो कितने महीने का टाइम है? 6 महीने टाइम है कि कम से कम उस क्राइटेरिया पे लेके आ जाओ। पब्लिक को 7 ले आओ, प्राइवेट को 2 ले आओ। अगर नहीं ले आ पाए 6 मंथ में, या तो तुमने उसको ओपीसी या प्राइवेट नहीं बना पाए, दोनों बोला है, तो 6 मंथ में नहीं कर पाए कोई भी काम, तो मेंबर्स क्या हो जाएंगे तुम? अनलिमिटेड। जो भी तुम लिमिटेड बाय शेयर्स का ज्ञान दे रहे थे ना, अब ज्ञान मत देना, तुम अनलिमिटेड हो जाओगे, तुमने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है? कॉग्निजेंट। वो सारे शेयर होल्डर या सारे शेयर होल्डर्स क्या होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो 3A में क्रक्स ये आया, 3 में पढ़ा हमने क्या क्या इनकॉर्पोरेशन होता है, फॉर्मेशन कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। 3A अमेंडमेंट था, हाईली इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ्स का टाइम याद रखना फ्रॉम द डेट ऑफ मेंबर्स लेफ्ट जो होते हैं। ठीक है, 6 मंथ एमसीक्यू के लिए याद रखना। और एक तो अच्छा खासा क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है यहाँ पे कि 10 शेयर होल्डर का नाम दे देंगे, इसमें 5 चले गए, 5 बचे, तो क्या क्या इसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, A और B C करके दे देंगे, कितने महीने का टाइम है, और क्या 2 लोग कोमा में चले गए या 2 लोग अवेयर ही नहीं थे। वर्ड क्या है? अवेयर। कोमा मत लिख के आ जाना कि कोमा में चलेगा हर क्वेश्चन में। अवेयर, कॉग्निजेंट। ठीक है, कॉग्निजेंट होना चाहिए सारे शेयर होल्डर या सारे शेयर होल्डर्स को। एक सेकेंड, हाँ बताओ बताओ। हाँ तो कोई बात नहीं, कॉग्निजेंट है ही नहीं, वो अवेयर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाइबल होगा। सिंपल वर्ड लॉ में याद किया गया कॉग्निजेंट। अब वो बंदा अवेयर ही नहीं है तो कहां से लाइबल होगा? अब सिंपल एक तुमने ये बोला ठीक है, अब बताओ वो कोमा में चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ नहीं तो कॉग्निजेंट का बात ही कहां से आया? कोई तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ना, जैसे वहां पे 5 लोग ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ए कोमा में था लेकिन B C D ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई बात नहीं ना, कोई लाइबल तो नहीं हुआ ना यहाँ पे। कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, वो बंदा अकेला जो था वो भी कोमा में चला गया। अब जो कोमा में चला गया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं तो लाइबल किस बात का? ठीक है, नॉर्मली फी फाइन पेनल्टी होगी, अगर लॉ ने बोला आरओसी फी फाइन पेनल्टी लगाएगा, बट लाइबल कोई नहीं होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन 7 मेंबर्स में याद रखना, 2 चले गए कोमा में बट 5 ने तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना बीच में, तो वो 5 लाइबल हो जाएंगे। तो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था बट याद रखना, सिंपल सोचो ना, एक भी कोमा में चला गया तो कहां से कॉन्ट्रैक्ट होगा? ठीक है, चलो अब हो ही नहीं पाएगी ना, कहां से कर लेगा वो? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिस्टर ए की थी, अकेला बंदा, अब वो भी कोमा में चला गया तो हो ही नहीं पाएगा। फिर 6 मंथ बाद जब वो उठेगा तो कंपनी बंद कर दो, फिर या लाना तो फिर देखेंगे आगे जो भी होगा। बट वो कॉग्निजेंट था ही नहीं ना, वर्ड क्या था? कॉग्निजेंट। अवेयर ही नहीं था उस बीच में वो कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ पे। ठीक है, चलो सेक्शन हमने देखा, क्या देखा हमने? प्रोमोटर्स के आगे कहानी देखा, सेक्शन 3 देखा, 3A देखा, अब सेक्शन 4 देखते हैं। ज्यादा हार्ड लगने लगा बता देना, मैं रोक दूंगा फिर। आंसर पहले ही रखा रहता है चेहरा पे। हाँ बंद। सेक्शन 4 को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, पूरा नहीं देखते क्योंकि सेक्शन 4 में मेरे को बहुत सारी वर्डिंग को ड्राइव करना है। जैसे
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पता होगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस पता होगा। डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है, पता सबको है, बताओ डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है। बहुत सबने बोल दिया पता है पता है। डॉक्ट्रिन का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्या, रूल। वाह, रूल का मतलब क्या होता है, रेगुलेशंस। रेगुलेशन मतलब क्या होता है, बाई लॉज। ये नहीं 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 नहीं, डॉक्ट्रिन मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत भंडारी, एआई रैंकर 1 नहीं, सिद्धांत। ठीक है, मेरा रोल मॉडल वही है। क्या, हाँ एआई 1 था, नवंबर 2018, उसी को देख के मैं मोटिवेट हुआ था ज्यादा। ठीक है, अब सेक्शन 4 देखते हैं। किसको पता है सेक्शन 4 डेफिनेशन क्या है, या क्या सेक्शन 4 किसके बारे में बोलता है। MOA, मेमोरेंडम, बताओ बताओ, तुम ही लोग बताओ, ऑफ एसोसिएशन। कोई बताओ मेरे को ये क्या होता है। अभी एओए नहीं पूछ रहा हूं मैं, अभी ये नहीं पूछना जो एमओए और एओए होता है, ये नहीं पूछ। एमओए होता क्या है पहले ये बताओ, एओए नहीं बताना कोई भी। बाहर वालों के लिए क्या, और कोई बताओ एमओए क्या होता है, जिससे कंपनी के बारे में लिखा रहता है। और कोई, और बताओ कोई एमओए। क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज होते हैं, और नेरोलैक होता है। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, सिंपल समझो, कंपनी का कुंडली। जब शादी करने जाते हो ना, कुंडली चेक करते हो ना। कुंडली कौन चेक करता है, आउटसाइडर्स चेक करते हैं। अब मिस्टर ए और मिस्टर ए शादी करने जा रहे हैं, अभी शादी हुआ ही नहीं मान लो, अब वो उसकी कुंडली चेक करेगा। तो मिस्टर ए मिस्टर ए के लिए आउटसाइडर हुआ ना, अरेंज मैरिज समझ, लव मैरिज अरेंज मैरिज, आउटसाइडर हुआ। तो आउटसाइडर को समझाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आउटसाइडर को समझाने के लिए, वो क्या होता है, एमओए। सेकेंड एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपका सीवी क्या होता है, आपके लिए एमओए हुआ वो। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आप जिस आउटसाइडर को अपने बारे में बता रहे हो ना, आप कंपनी के बारे में जिसको बता रहे हो ना, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं एमओए। किसको बता रहे हो, आउटसाइडर्स को। सिंपल एग्जांपल क्या समझो, कुंडली वाला समझना। और रिज्यूमे लेके जाते हो ना, तो ये रिज्यूमे लेके जाते हो ना, तो ये आपका क्या होता है, एमओए होता है। ठीक है, चलो इसको आगे एक लिख लो, एमओए को थोड़ा लिख लो, स्टार्ट कर देंगे कल। अ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। तो एग्जांपल देखो, मैं क्या बोला, एग्जांपल समझना नहीं, यहां नहीं, यहां सेट होना चाहिए हमें। एग्जांपल एमओए कोई बोले ना, तो भाई कुंडली देखो, ये सब आना चाहिए कि भाई तुम जो कुंडली लेके आते हो ना, वो आउटसाइडर होता है, उसको समझाने के लिए एमओए होता है। तुम्हारी सीवी है ना, जो बॉस तुम्हारे प्रिंसिपल होंगे, वो प्रिंसिपल तुम्हारे लिए आउटसाइडर हुए, क्योंकि तुम पहले जानते नहीं थे बॉस को अपने, अब वो तुम्हारा सीवी देख रहे हैं, मतलब कंपनी का एमओए हुआ वो। ठीक है, तो अ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, या मान लो चार्टर्ड ऑफ कंपनी। एमओए को क्या बोलते हैं, एमओए या तो डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी है, या चार्टर। चार्टर मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा डॉक्यूमेंट, कंपनी का सबसे ऊंचा डॉक्यूमेंट होता है ये एमओए का, सबसे ऊंचा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, जो वर्ड बोलो, चार्टर बोल लो, प्रिंसिपल चार्टर ऑफ कंपनी बोल लो, डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी बोल लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन सबसे ऊंचा डॉक्यूमेंट्स कंपनी का किसके लिए, फॉर आउटसाइडर। ये याद रखना, कंपनी के मेंबर को हम एमओए पढ़ने देंगे, बोलेगा भाई रख दे, पता है हमें सब क्या चल रहा है कंपनी में। तो आउटसाइडर को क्रक्स में समझाने के लिए हम एमओए देते हैं उसको। इसके अंदर हम देखेंगे 6 क्लॉजेज आएंगे, नेम, रजिस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो पूरा एक क्लास जाने वाला है। ठीक है, खत्म करें, चलो थैंक यू, बंद करते हैं। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताइए, क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।